हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डिसेबल्स कल्टिवेट्स व्हाइल आइज लैक ऑफ के थर्ड एपिसोड को। तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जिंगोवे ने साउजवान से पूछता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे डिसेबल बनूं, और इसका डिसेबल बनना तय था क्योंकि सिस्टम ने सारा बायोडेटा दे दिया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उस बायोडेटा को ही देखते हैं जहाँ पे सिस्टम साउजवान को बताता है कि इसके पास यहाँ पे जो रूट्स है वो तो 55 ही है, लेकिन इसके पास ओवरब्रिंगिंग सुप्रीम बॉडी टैलेंट है जो कि तब एक्टिवेट होगा जब यहाँ पे एम्परर के थ्रोन को हासिल करेगी और ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। वहीं पे साउजवान को इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि वर्ल्ड एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है और एक ड्रैगन प्रोजेक्शन को भी यहाँ पे रिलीज कर सकती है। जिनके पास भी ये टैलेंट होता है वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। जिसके बाद हम लोग वी को देखते हैं और ये साउजवान के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा था। बुड्ढे तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन जिंगवे यहाँ पे वी को रोक देती है और साउजवान से पूछती है कि वो यहाँ पे उसे डिसेबल क्यों बनाना चाहता है। जिसपे साउजवान सीधे शब्दों में उसे बताता है क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम्हारे पास जो इनेट इंटेलिजेंस है उसकी बात तो बात ही मैं क्या करूँ, वही तुम्हारा यहाँ पे की पोटेंशियल है। जिसे जिंगवे काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने यहाँ पे उसके इनेट इंटेलिजेंस की तारीफ की है। बुद्धि की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद जिंगवे हमें बताती है कि बचपन से ही उसका यहाँ पे जो कंपेरिजन ऑफ टेक्निक था वो काफी ज्यादा बढ़िया था। बेसिकली लिटरेचर, रिचुअल्स, स्ट्रेटेजीज, इन सभी चीजों के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया थी। अपने भाइयों के मुकाबले इसकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही तेज थी और ये सभी चीजों के अंदर बेहतर थी। और रॉयल फैमिलीज के अंदर ये मेंटेनरी होता है कि यहाँ पे उनके बच्चों को स्क्रप्चर, लिटरेचर, ये सब कुछ सीखना ही पड़ता है। लेकिन जब बात यहाँ पे कल्टीवेशन की आती थी तब यहाँ पे जिंगवे मात खा जाती थी। उसके दोनों भाइयों के मुकाबले उसकी कल्टीवेशन कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाई, इसलिए उसके फादर यहाँ पे उसे प्यार तो करते थे लेकिन वो ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे। और ये पहली बार था जब किसी ने यहाँ पे उसके टैलेंट को पूरी तरीके से मानना और रिकॉग्निशन दी हो। जिसके बाद साउजवान जिंगवे से कहता है कि इतना ज्यादा क्या सोच रही हो, 7th पीक की मेंबर मिल जाओ, बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। जिसके बाद वो लिन को आगे भेजता है फायदे गिनवाने के लिए। जिसके बाद लिन आगे बढ़ती है और वहाँ पे जिंगवे को बताती है कि 7th पीक को ज्वाइन करने के बाद में तुम्हें लेने देने का रेडली सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साउजवान तुम्हारे अंदर एनर्जी डालेगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे तुम अपने पोटेंशियल के पास बहुत ही जल्दी पहुंच पाओगी। जिसके बाद वो सुहान की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हम लोगों के पास यहाँ पे 3rd लेवल का केमिस्ट भी है जो कि तुम्हारे लिए कई सारे मैजिकल एलेक्सियर बना देगा। और इसके पास रिसोर्स की कमी है ही नहीं है क्योंकि ये सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है। जिसके बाद वो साउजवान की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये है असली गेम चेंजर, इसकी नेतृत्व में रहोगी तो फिर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इमॉर्टलिटी तक एकदम स्मूथ हो जाएगी। जिंगवे आगे से पूछती है कि पीक को कोई भी ज्वाइन कर सकता है भले उनके पास कोई नेचुरल टैलेंट ना हो। जिस पे लिन आगे से खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि वो भी यहाँ पे 7th पीक की पहले एक नौकर हुआ करती थी जो कि बदर होती थी। अब उसके पास यहाँ पे इतनी कल्टीवेशन है कि वो यहाँ पे 7th फाउंडेशन बिल्डिंग के 7th लेवल पे है। जिसपे बाकी लोग भी आगे से बताते हैं कि पहले ये बर्तन धोती थी अब लोगों को धोती है। इसका टैलेंट पूरे यहाँ पे सेक्ट के अंदर सबसे बढ़िया है डिसेबल्स के मुकाबले में। जिससे जिंगवे को भी यकीन नहीं होता कि पहले ये यहाँ पे बर्तन धोती थी अब ये लोगों को धोती है। जिसके बाद जिंगवे यहाँ पे साउजवान से पूछती है कि तुमने यहाँ पे लिन को अपने डिसेबल क्यों बनाया जब वो पहले यहाँ पे 7th पीक की सभी एक सर्वेंट हुआ करती थी। उसने लिन के अंदर ऐसा क्या दिखा जो उसे यहाँ पे अपने डिसेबल बना लिया। जिसपे लिन और साउजवान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि लिन यहाँ पे जिंगवे को ये नहीं बता सकती कि साउजवान के पहले भी कुछ डिसेबल्स थे जिन्होंने साउजवान को धोखा दे दिया था। इससे साउजवान के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, इसीलिए साउजवान खुद ही आगे बढ़ता है जो कि यहाँ पे जिंगवे को बताता है कि उसने यहाँ पे लिन के अंदर टैलेंट देखा था, एक ऐसा टैलेंट जो कि किसी के पास भी नहीं था। इसलिए उसने यहाँ पे लिन को अपने डिसेबल बना लिया। उसके अंदर यहाँ पे आर्ट ऑफ स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है। जिसके बाद वो जिंगवे के बारे में बोलते हुए कहता है कि जब मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखा तब मुझे पता चल गया था कि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाओगी और यही बात मुझे सबसे बढ़िया लगी। जिससे जिंगवे भी अब यहाँ पे अपने गुड नाइट दे देती है और वो साउजवान को यहाँ पे बो करती है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना मास्टर मान लेती है। साउजवान उसे ऊपर खड़ा करता है कहते हुए कि हर इस तरीके से झुका उका नहीं जाता, चुपचाप खड़ी हो। और क्योंकि साउजवान ने एक और डिसेबल बना ली थी इसलिए सिस्टम बाहर निकलता है जो कि साउजवान को यहाँ पे यिन एंड यांग 5 एलिमेंट बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक देता है जो कि अर्थ लेवल की यूनिक टेक्निक थी। और जिससे यहाँ पे जो साउजवान की शॉट्स थी उनके पास यहाँ पे उनकी खुद की स्पिरिट भी आ जाती है। साउजवान अपनी सॉफ्ट फिंगर शॉट्स की तरफ देखते हुए बताता है कि यहाँ पे जिन भी शॉट्स के पास उनकी खुद की स्पिरिट होती है उनके पास यहाँ पे एक तरीके से खुद का दिमाग होता है। वो अपने हिसाब से यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे हमले भी कर सकते हैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये काफी ज्यादा यहाँ पे खास माना जाता है, इसलिए साउजवान को यकीन नहीं होता कि सिस्टम ने ये चीज उसे यहाँ पे इतनी कैजुअली दे दी। जिसके बाद हम लोग वी को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिंगवे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो यहाँ पे साउजवान जैसे किसी भी एरेगोरो को अपना मास्टर मान ली है। लेकिन जिंगवे वी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और आगे से कहती तुम कुछ ना ही बोलो। जिसपे वी आगे से कहता है यहाँ नहीं बोलूंगा लेकिन एम्परर के सामने तुम मुंह खोलना ही पड़ेगा ना, उन्होंने तो भेजा मुझे आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। कर इसके बाद जिंगवे उन लोगों से कहती है कि उसका यहाँ पे खत्म हुआ, अब वो लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे साउजवान को सेक्ट लीडर बनने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करती है। किंगजी भी आगे से यहाँ पे साउजवान के सपोर्ट में ही वोट देती है कि वही सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहेगा। जिसपे जिंगवे आगे से बताती है अगर साउजवान यहाँ पे सेक्ट लीडर बनता है तो फिर यहाँ पे ग्रेट किन भी साउजवान को सपोर्ट करता है। उतने में सेक्ट लीडर साउजवान से कहते हैं कि देखो भाई मेरा तो बुढ़ापा आ
गया है। अब इस सेक्ट को यहाँ पे जवान खून की जरूरत है, इसलिए तुम दोनों में से कोई यहाँ पे सेक्ट की कुर्सी संभालो, मैं चला वेकेशन पे। वहीं पे किंग्स जैसे यहाँ पे ऐलान करने वाले थे कि साउजवान ही यहाँ पे सेक्ट लीडर बनेगा, उतने में ही साउजवान अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि मुझे दिक्कत है। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं, मेरा दिमाग खराब है क्योंकि मैं ये वाली रिकॉर्डिंग दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तुम सोच लो कि मेरा दिमाग कितना खराब होगा, मुझे ये सब कुछ बोलते हुए कितना बुरा लग रहा है। तुम्हें यकीन नहीं है, 34 मिनट के बाद में जो थर्ड ऑडियो रहेगी उसके अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ जाएगी, क्योंकि मैं ऊपर वाला पंखा बंद करना भूल गया था। आई हेट दिस, लिटरली हेट दिस। सेक्ट लीडर उन दोनों से कहता है कि तुम में से कोई एक सेक्ट लीडर बनेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साउजवान अपना पॉइंट रखता है कहते हुए कि मैं इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं चंचल आदमी हूँ, मेरे को गेड़िया मारना पसंद है। और उसने हाल ही में यहाँ पे जिंगवे को अपना डिसेबल बनाया है, तो फिर वो यहाँ पे इस तरीके से अपनी प्रॉक्सी लीडर की पोस्ट कैसे हैंडल कर पाएगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूट लीडर के तौर पे। इसके बाद वो जिंगवे को आगे करते हुए कहता है कि यहाँ पे सेक्ट लीडर के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट किंग्स ही रहेगी, वो इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। उतने में फर्स्ट पीक का मास्टर आता है, जो कि आगे से यहाँ पे साउजवान के सवाल के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाता, ये कहते हुए कि किंग्स यहाँ पे सेक्ट लीडर के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहेगी और उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो किंग्स को एक चीज के बारे में बताता है कि जब वो 12 साल की थी तो फिर उसने यहाँ पे हॉर्नमैक्सेट के एक स्क्रप्चर की तरफ देखा था, जो कि स्टोन चेम्बर के अंदर था, और वो जो स्क्रप्चर है वो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बता सकता है। हालांकि सेक्ट के रूल के हिसाब से उस स्क्रप्चर को सिर्फ वही बंदा पढ़ सकता है जो कि यहाँ पे सेक्ट लीडर है, उसके अलावा और कोई नहीं। जिससे किंग्स को भी ये बात आती है कि उसने बचपन में यहाँ पे उस स्क्रप्चर को देखा था, जो कि यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बता सकता था। और क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पे आ ही गए हैं और उन्हें इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो फिर बढ़िया ये रहेगा कि वो बुक डिसाइड करे कि डेस्टिनी लोगों के लिए क्या चाहती है। बेसिकली ये दोनों उस स्क्रप्चर के अंदर जाएंगे और अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस गोले के अंदर डालेंगे। अगर वो स्क्रप्चर यहाँ पे साउजवान को चूज करेगा तो वो सेक्ट लीडर बनेगा, और अगर किंग्स को चूज करेगा तो फिर किंग्स यहाँ पे सेक्ट लीडर बनेगी। वो बेसिकली वे साउजवान से कहती है कि मैं चलिए भैया अपने ऑफिस, तुम वहाँ पे आ जाना तो मुझे बता देना, बेसिकली अपनी डायनेस्टी। साउजवान उसको रोकता है और उससे बोलता है कि एक सेकंड के लिए रुको, तुम मेरी डिसेबल बनी हो, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ पे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। तो इसके बाद वो अपनी ट्विन शॉट्स में से एक शॉट यहाँ पे जिंगवे को दे देता है, ये कहते हुए कि ये रखो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जब भी तुम खतरे के अंदर होगी, इसके पास उसकी खुद की स्पिरिट है, तो फिर ये तुम्हारे कहने पे हमला कर सकती है और अपने आप ही फाइट करेगी तुम्हारे लिए जब तुम यहाँ पे हमला करवाने की लायक नहीं रहोगी। जिंगवे आगे से बोलती है कि ये शॉट इतने ज्यादा पावरफुल है तो फिर तुम दे क्यों रहे हो। जिसपे साउजवान आगे से बोलता है गिफ्ट है, रख लो। जिसपे भी आगे से भड़कते हुए कहता है कि इसके पास पहले से ही मैं हूँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं इतना ज्यादा कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। जिसपे साउजवान जाते हुए बोलता है कि वो शॉट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर को चुटकी में मसल दे, जिससे विकी फट जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पे नासेंट सोल पे ही है। इसके बाद किंग्स और हम लोग साउजवान को देखते हैं, जो कि उस क्रप्चर वाले रूम के बाहर खड़े थे। वो पे किंग्स को इस बात के ऊपर शक हो रहा था कि साउजवान की बॉडी के ऊपर किसी बुड्ढे ने कब्जा तो नहीं कर लिया। बेसिकली साउजवान 1-2 महीने पहले मरने की कगार पे था, लेकिन उसने बाद में यहाँ पे दोबारा ब्रेक थ्रू किया और गोल्डन को रियलम पे आ गया। जिसके बाद उसने कई सारे यहाँ पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की और साथ में अपने लिए टैलेंटेड 2 डिसेबल्स को भी यहाँ पे हासिल किया। इसलिए किंग्स को शक हो रहा था कहीं साउजवान की बॉडी के ऊपर कोई बुढ़ा तो कब्जा करके नहीं बैठा है। साउजवान अभी के लिए तो कोई सीधा जवाब नहीं देता, मतलब पूरी तरीके से उसे यकीन नहीं दिलाता, इतना ही बोलता है कि ये सब भगवान की माया है, किस्मत का खेल समझ लो। हालांकि उसे अंदाजा हो गया था कि किंग्स उसके ऊपर सखा रहे, कहीं बुढ़े ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा तो नहीं कर लिया। किंग्स अभी के लिए उसे फोर्स नहीं करते। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे उस चेंबर के अंदर आ जाते हैं। चेंबर के अंदर हमारी मुलाकात उस गोले वाले स्क्रप्चर से होती है, जो कि फ्यूचर बताएगा। किंग्स इस ऑब्जेक्ट एक स्क्रप्चर के बारे में बताती है कि इसको यहाँ पे हॉर्नमैक्सेट के फाउंडिंग मास्टर ने दिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये यहाँ पे आता जा रहा है और सिर्फ सेक्ट लीडर ही इसको यहाँ पे देख सकते हैं और इसको अवेकन कर सकते हैं। जिसके बाद ही वो लोग सेक्ट की पोजीशन के लिए यहाँ पे वर्दी बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रप्चर जिसको चूज करेगा वही यहाँ पे सेक्ट लीडर बनने के लायक रहेगा। वहीं पे साउजवान को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये 2 कौड़ी का पेंडेंट यहाँ पे फ्यूचर भी बता सकता है। किंग्स उससे कहती है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अभी के लिए इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालो, जिसके बाद देखते हैं स्क्रप्चर तुम्हें चूज करता है या नहीं। साउजवान बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे स्क्रप्चर के अंदर अपनी पावर को डालता है। तो स्क्रप्चर कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे साउजवान की तरफ मूव करता है और उसके साथ रिस्पॉन्स करता है, जिससे किंग्स को लगता है कि उसका अंदाजा सबसे बढ़िया था, साउजवान ही यहाँ पे हॉर्नमैक्सेट के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। लेकिन अगले ही पल स्क्रप्चर नीचे गिर जाता है, यानी कि सेक्ट ने उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, वो सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए वर्दी नहीं है। तो फिर साउजवान किंग्स से कहता है कि देखा, मैंने बोला ना कि ये पोजीशन मेरे लिए नहीं है, अब तुम्हारी बारी, तुम ट्राई करो। जिसपे किंग्स को यही लगता है कि यहाँ पे सेक्ट लीडर सिर्फ वही बन सकता है जो सेक्ट लीडर बनने के लिए पूरी कोशिश करे, ना कि कोई ऐसा जिसे यहाँ पे फोर्स किया जा रहा हो। इसीलिए किंग्स को ये लगता है कि स्क्रप्चर ये भी देख सकता है कि बंदा यहाँ पे सच में सेक्ट लीडर बनना चाहता है या नहीं, या फिर ऐसे ही मस्ती मस्ती में आ गया। खैर किंग्स की स्पेशल एनर्जी डालने पे वो स्क्रप्चर कुछ ज्यादा ही यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है और उड़ते हुए डायरेक्ट किंग्स के पास ही आ जाता है, जिससे किंग्स को समझ में आ जाता है कि हॉर्नमैक्सेट ने उसे ही चूज किया है फ्यूचर सेक्ट की पोजीशन के लिए। साउजवान यहाँ पे किंग्स को बधाई भी देता है हॉर्नमैक्सेट की लीडर बनने के लिए। वहीं पे किंग्स अपने मन के अंदर सोचती है कि जब वो बची थी तो फिर उसने यहाँ पे इस बुक के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे फ्यूचर का हिस्सा देखा था, लेकिन उस टाइम पे उसने यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन अब वो कर सकती है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे उस स्क्रप्चर का
यूज करती है और वहाँ पे उस फ्यूचर को देखती है। फ्यूचर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हॉर्नमेंग सेक्ट के बारे में बताया गया था कि हॉर्नमेंग सेक्ट बहुत ही जल्द नेशनल सेक्ट चूज किया जाएगा एम्परर के द्वारा, और उस दिन के बाद से यहाँ पे हॉर्नमेंग सेक्ट की जो तरक्की होगी वो यहाँ पे सारी बुलंदियां चीर देगी। बेसिकली यहाँ पे हॉर्नमेंग सेक्ट का जो फ्यूचर होगा वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट होगा। वो पे साउज़ॉन अभी भी 50-50 था, उसे पूरी तरीके से इन सभी चीजों के ऊपर यकीन नहीं था। सट्टेबाज नहीं है ना ये सट्टेबाज को जहाँ पे 50-50 दिखाई दे वो समझ जाते हैं कि जीत उन्हीं के मोहरे में है। फिर इसके बाद फ्यूचर बदलने लगता है, सॉरी फ्यूचर की जो बातें थी वो बदलने लगती हैं, क्योंकि अब ये फ्यूचर यहाँ पे साउज़ॉन के बारे में बता रहा था। खैर इस स्क्रप्चर के अंदर साउज़ॉन का सारा बायोडेटा था, वो हक से लेके मूतने तक कब उसने हिलाना सीखा था सारा का सारा, उसने सेक्ट को कैसे ज्वाइन किया, कितनी उम्र में किया, कैसे वो आगे बढ़ा, इन सब के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ था कि किस टाइम पे जाके उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे एडवांस यानी कि बढ़ना बंद कर देंगी, और कब वो पूरी तरीके से लल्लू बन जाएगा, और कब उसके ऊपर यहाँ पे 3 लोग हमला कर देंगे उसके टेक्निक चुराने के लिए, जिसके बाद वो सेक्टर में वापस आएगा वगैरह वगैरह। जिसपे तो साउज़ॉन में हैरान का सारा इतनी जानकारी तो मेरी मम्मी को भी नहीं होगी जितनी साला स्क्रप्चर को है। जिसके बाद डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर उंगली उठा देता है कि तू साले तू तो मेरी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा। खैर सिस्टम पूरा इनोसेंट था, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था, तभी सेक्ट लीडर यहाँ पे साउज़ॉन को फेवर किया करता था। जैसा कि मैंने बताया जो सेक्ट लीडर्स होते हैं उनके पास स्पेशल परमिशन होती है स्क्रप्चर को पढ़ने की, तो फिर उन्हें पहले से ही साउज़ॉन के बारे में पता था, इसलिए वो साउज़ॉन को फेवर किया करते थे। वो किंगजी ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे जो स्क्रप्चर है उसने साउज़ॉन को लीडर के तौर पर भले ही ना चूज किया हो, लेकिन उसका सारा बायोडेटा यहाँ पे फीड करके रखा हुआ है। मेरे बारे में क्या भाई, मेरे फ्यूचर के बारे में भी बताओ कुछ। बाय द वे इसने सिर्फ पास्ट के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। इतने में इन लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये स्कैम है बिड़ू। कर किंगजी को यही लगता है कि स्क्रप्चर ने शायद से साउज़ॉन को लीडर के तौर पे इसलिए ना चूज किया हो क्योंकि उसकी जो ग्रेथ है वो कुछ ज्यादा ही हाई जाएगी, सेक्ट से भी ज्यादा ऊपर। और किंगजी ये सब कुछ सोचते हुए कुछ ज्यादा यहाँ पे साउज़ॉन को घूरने जा रही थी, तो साउज़ॉन उससे पूछता है इतना क्या घूर रहे हो, इतना सुंदर लग रहा हूँ क्या मैं। इसमें तो किंगजी भी सोचती है कुछ ज्यादा ही घूर लिया इसको। खैर यहाँ पे साउज़ॉन को लगता है कि किंगजी को भी यकीन नहीं हुआ है कि वो उसी का अभी जूनियर ब्रदर है, इसीलिए वो आगे से किंगजी के जितने भी कर्म कांड थे वो सब कुछ बताने लगता है, और वो ये भी कहता है कि कमर में तुम्हारी तिल है, सबको बता दूंगा मैं ये। जिसपे किंगजी उसे कहती है बस करो यार, इतना काफी है, समझ गई तुम मेरे ही भाई हो, बस मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। खैर इसके बाद किंगजी सीरियस होती है और वो साउज़ॉन को बताती है अगर हॉर्नमेंग सेक्ट का यहाँ पे जो लक है पूरी तरीके से छप्पन फाड़ जाएगा तो फिर जो यहाँ पे पर्पल की रहेगी वो यहाँ पे सीधा साउज़ॉन को ही मिलेगी। इसके बाद वो साउज़ॉन से पूछती है क्या तुम सच में मेरे लिए यहाँ पे डिप्यूटी लीडर की तरीके काम करोगे मेरे साथ यहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे। अब बेसिकली मतलब ये है कि साउज़ॉन को सारी पर्पल की उसी के पीक पे छोड़ दी जाएगी, जिससे साउज़ॉन यहाँ पे और भी ज्यादा ग्रो करेगा। साउज़ॉन अपने मन के अंदर ये सोचता है कि किंगजी ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, उसे भी यहाँ पे बदले में कुछ करना चाहिए, इसलिए वो किंगजी से यहाँ पे उसका ये नैन यांग फिर से जेट पेंडेंट मांगता है। किंगजी उसे जेट पेंडेंट दे तो देती है, लेकिन उसे ये भी बता देती है कि वो डुअल शॉट को जब भी प्रैक्टिस करती है उसे यहाँ पे ये नैन यांग 5 एलिमेंट जेट पेंडेंट की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये चीज अब ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही क्योंकि जो जेट पेंडेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट सेट में नहीं है, तो साउज़ॉन उससे कहता है कि वो तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ पे उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा। किंगजी उसको वो जेट पेंडेंट तो दे ही देती है और साथ ही में अपनी डुअल शॉट टेक्निक भी दे देती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे डिप्यूटी लीडर हो तो फिर तुम्हें इसे स्टडी करने के लिए पूरी तरीके से हक है। जिसपे साउज़ॉन खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ये दोनों चीज यहाँ पे अपने डिसिपल्स के अंदर बांट लेगा और सिस्टम से डबल रिवॉर्ड लेगा। रात के टाइम पे साउज़ॉन बिल्कुल ऐसा ही करता है और सिस्टम से यहाँ पे पूरा रिवॉर्ड ले लेता है, और जो जेट पेंडेंट अधूरा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। वेबेलियन की खुशी देखो तुम। साउज़ॉन उससे कहता है पा गई ना तुम, भाग जाओ यहाँ से, सीधा जाके कल्टीवेट ही करना और सेकुलेशन में दिखाई देना, मुझे बाहर तो बिल्कुल ना दिखाई देना। खैर अब साउज़ॉन को यहाँ पे एक नई स्किल मिलती है, स्किल फ्यूजन, जिसकी मदद से यहाँ पे उसके जितनी भी स्किल्स है वो सभी एक के अंदर फ्यूज हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे उस एक फ्यूज हुई स्किल की जो एबिलिटी रहेगी वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साउज़ॉन सिस्टम से कहता है टाइम ना वेस्ट करो, तुरंत करो, दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। साउज़ॉन के पास टोटल 57 टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ लो ग्रेड की कुछ हाई ग्रेड की है, और उन सभी को सिस्टम आपस में मर्ज करने लगता है। और फिर साउज़ॉन के पास एक डिवाइन सोल लेवल की भी टेक्निक थी जिसको यहाँ पे 9 रिफाइनमेंट ऑफ डिवाइन माइंड बोला गया है। साउज़ॉन को ये टेक्निक यहाँ पे लायन सिटी के अंदर मिली थी जब वो लिन को थोड़ा बहुत गाइड किया था। खैर इसके बाद वो सभी स्किल्स एक साथ यहाँ पे साउज़ॉन के मन के अंदर फ्यूज होने लगती हैं, जिससे साउज़ॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और ये एक तरीके से ब्रेक थ्रू था। हालांकि ये ब्रेक थ्रू नहीं था लेकिन एक तरीके से था, क्योंकि हम लोग 7th पीक के ऊपर कई सारे थंडर क्लाउड्स को देख पाते हैं और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि साउज़ॉन शायद से यहाँ पे नासेंट सोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए इतना बड़ा थंडर टेलीविजन आया है और आज तक इन लोगों ने कभी भी इतना पावरफुल और बड़ा थंडर टेलीविजन नहीं देखा था। जिसके बाद कुछ लोग यहाँ पे साउज़ॉन और किंगजी के बारे में बात करने लगते हैं कि तुमने उन दोनों को देखा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक साथ काफी ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। जिसपे वो लड़की आगे से कहती है ये तो साला मेड बाय हेवन है। और जब ये दोनों खुसर फुसर कर रहे थे तभी इनके पीछे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लियो मी है, और ये किंगजी की डिसाइपल हुआ करती थी लेकिन अब प्रमोट होकर एक एल्डर बन गई है। और ये किंगजी की डिसाइपल है तो ये साउज़ॉन को फूटी आंख पसंद नहीं करती, इसलिए उन तीनों को दर्द बोझती है और उन तीनों से कहती है क्या मक्खनबाजी कर रहे हो, चुपचाप अपनी कमर कस लो और भागते हुए कल्टीवेट करो। जिसके बाद वो कोड़ा लेके इन तीनों के पीछे पड़ जाती है कहते हुए रुकना नहीं। जिसके बाद इन दोनों महात्मा की बातों से हमें यहाँ पे ल्यूमे के बारे में पता चलता है कि ल्यूमे भी यहाँ पे सेक्ट की नंबर 1 जीनियस है, लेकिन जब से यहाँ पे साउज़ॉन आया है उसकी कल्टीवेशन ल्यूमे को बीट कर दी है, इसीलिए साउज़ॉन को यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन दी गई है। अगर साउज़ॉन यहाँ पे सेक्ट में कभी भी ना
आता तो फिर ल्यूमी को ही नंबर 1 पोजीशन पे रखा जाता, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी जल्दी जल्दी यहाँ पे बूस्ट हुई है। खैर उतने में ल्यूमी इन लोगों के पास भी आ जाती है, कहते हुए तुम काहे लिए बात कर रहे हो, तुम भी जाओ सीधा कल्टीवेट करो, रुकना नहीं सीधा। जिसके बाद वो इनको भी भगा देती है और कहती है जहाँ देखो वहाँ चुगली करने लगते हैं लड़कियों के तरीके, ये नहीं चुपचाप कल्टीवेट करे। जिसके बाद ये साउज़न और किंगजी को यहाँ पे एक साथ इमेजिन करती है। ये कहते हुए लोग कहते हैं ये दोनों बचपन के दोस्त है, लेकिन मेरी नजर में ये साले कुछ भी नहीं है। वो इसने किंगजी को तो एकदम गॉडेस के तौर पे इमेजिन किया था, लेकिन जब यहाँ पे बात साउज़वान की आई थी तो इसने साउज़वान को गली के किसी गंदी नाले के कीड़े और ठरकी के रूप में इमेजिन किया था। अब इसे तुम समझ जाओ ये साउज़वान को किस तरीके से देखती है। और ये यहाँ पे साउज़वान को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। वो यही चाहती है कि किंगजी साउज़वान से दूरी बना के रखे, पता नहीं कब ये ठरकी साउज़वान के ऊपर हाथ फेर दे। खैर उतने में यहाँ पे किंगजी आ जाती है, जो कि लिमी से कहती है कि मैंने देखा तुम अभी भी डिसेपल्स को बुली करती हो उन्हें कल्टीवेट करवाने के लिए, तुमने पहले ही मुझे हरा दिया है एल्डर की रेस में। बेसिकली किंगजी एल्डर थोड़ा सा लेट बनी थी, लेकिन ल्यूमी की बात में वो जल्दी एल्डर बन गई थी। बेसिकली एक के पास एक्सपीरियंस है तो फिर एक के पास टैलेंट है। खैर ल्यूमी किंगजी से कहती है कि मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे थे आपके उस साउज़वान के बारे में। जिसपे किंगजी पूछती है कि क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में। इस पे ल्यूमी किंगजी को बताती है वो बोल रहे थे कि आप दोनों तो मेड बाय हेवन हो, आप दोनों के रिश्ते तो भगवान ने बुने हैं। और ये सुनते ही यहाँ पे किंगजी शर्माने लगती है, जिससे इसका दिल टूट जाता है और मन के अंदर सोचते इनका रिश्ता तोड़ना था, मैं तो बंधवा रही हूँ, ये कैसा सिस्टम है। किंगजी आगे से कहती है उन्हें बात न करने देना दोबारा। उतने में हॉर्नमैन सेट के ऊपर एकदम तगड़ा धमाका होता है 7th पीक के ऊपर से। बेसिकली एक बहुत पावरफुल एनर्जी वहां से रिलीज होती है। ऑफ कोर्स ये साउज़वान के अंदर से ही निकली थी। वहीं पे मुगलिन और सुहान को देखते हैं और उनको भी यहाँ पे साउज़वान की चिंता हो रही थी। लिन को तो ये लगता है कि साउज़वान शायद से ब्रेक थ्रू करने वाला है नासेंट सोल के अंदर। लिन को सेक्ट के अंदर कई साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने यहाँ पे इतना बड़ा तंजा टेलीविजन नहीं देखा था। सुहान को तो ये लगता है कि मास्टर कहीं टपक ना जाए, लेकिन लिन आगे से बताती है मोटा आदमी है नहीं टपकेगा। वहीं पे हम लोग साउज़वान को देखते हैं जो भी सही सलामत था, मरेगा कैसे ये मेन कैरेक्टर जो है। खैर वो भी यहाँ पे इस फ्यूजन स्किल की पावर को देख के हैरान था। इसके बाद सिस्टम साउज़वान से कहता है कि इसका नामकरण कर दो भाई, मुझे नाम रखना नहीं आता। तो फिर साउज़वान इसका नाम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉर्ट्स रखता है। नाम अजीब है, मेरे मुंह पे ना देखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी डिसेपल्स थे उन सभी की शॉट साउज़वान की तरफ जाने लगती है, यहाँ तक कि ल्यूमी की शॉट भी साउज़वान की तरफ जाना चाहती थी। और जिसके बाद हम लोग किंगजी को देखते हैं, उसकी भी ट्विन शॉट्स यहाँ पे साउज़वान के पास में जाना चाहती थी, जबकि किंगजी इन शॉट्स का इस्तेमाल 10 सालों से कर रही है, जिससे इन दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद वो साउज़वान के पास उड़ती हुई चली जाती है और किंगजी उन्हें रोक नहीं पाती। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद शॉट को वो रोक नहीं पाई। इतने ज्यादा वो डेस्परेट थी साउज़वान के पास जाने के लिए। ल्यूमी की शॉट भी उसका साथ छोड़ के साउज़वान के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे जाने दे तब ना, वो उसे कस के पकड़ लेती है, कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन इसके बावजूद पकड़ ढीली होने के बाद भी शॉट उसे छोड़ के साउज़वान की तरफ चली ही जाती है और इसका मुंह बन जाता है। जिसके बाद सेट के अंदर जितनी भी शॉट थी वो सभी उड़ते हुए साउज़वान के सेट की तरफ जाने लगती हैं और उसकी पीक के ऊपर जाने के बाद में वो सभी शॉट्स आपस के अंदर मर्ज हो जाती हैं। जिसके बाद साउज़वान उन लोगों से कहता है दिखाओ अल्टीमेट टेक्निक के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद साउज़वान उन सभी शॉट्स को ऊपर की तरफ फेंकता है तो वो सभी शॉट्स आसमान को चीरते हुए जो वहाँ पे थंडर टेलीविजन आ रहा था उसको भी पूरी तरीके से गायब कर देती हैं। वहाँ पे सभी लोग इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं कि थंडर क्लाउड को इसने पूरी तरीके से चीर के रख दिया। भले एल्डर साउ यहाँ पे नासेंट सोल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो यहाँ पे कैस्ट्रोफर ट्रिगर किया है और इस अल्टीमेट कल्टीवेशन टेक्निक को बनाया है, इसकी कोई बात नहीं है। वहाँ पे सभी लोग साउंड सेट की यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं और साथ ही में साउज़वान की भी। वहाँ पे किंगजी और लियो में भी यहाँ पे इस अल्टीमेट टेक्निक को बहुत ज्यादा देख के हैरान हुए थे कि ये कैसा बना दिया भाई। वहाँ पे साउज़वान भी इस अल्टीमेट लेवल की टेक्निक को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि अगर उसका सामना किसी पावरफुल अपोनेंट से हो जाता है तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे उसके खिलाफ में कर सकता है और उसके साथ थोड़ी देर के लिए भले ही लेकिन फाइट कर सकता है। जिसके बाद दोनों डिसेपल साउज़वान के पास आते हैं और उसे बधाई देती हैं इतनी पावरफुल टेक्निक का इजाद करने के लिए। और साउज़वान उन लोगों से कहता है कि अब ग्रेट किंग चलने का समय आ चुका है, हमें वहाँ पे जिंगवे से भी तो जाके मिलना है। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे ग्रेट किंग के इंपीरियल पैलेस का होता है, जहाँ पे भी एम्परर को सब कुछ बता रहा था कि कैसे यहाँ पे हॉर्नमैक्सेट के साउज़वान ने, जो कि यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के 8th लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे सन एंड मून डीमंस को इजिली हरा दिया और उनके सेट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वे आगे से कहता है कि मैं इस न्यूज के ऊपर अपनी जान की गारंटी लगाता हूँ, पूरी तरीके से सही है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेट किंग के एम्परर और साथ ही में जिंगवे के फादर को देखते हैं। एम्परर आगे से बताता है कि हॉर्नमैक्सेट भले स्ट्रेंथ के मामले में एवरेज हो, लेकिन उनकी जो स्थापना हुई थी बेसिकली जब सेक्ट बना था वो ग्रेट किंग के साथ ही बना था, इसलिए यहाँ पे उस सेक्ट के अंदर कई हजार सालों का सिस्टम और कई सारे राज छुपे हुए हैं जो कि बाहर वालों को पता भी नहीं होंगे। वो भी एम्परर को बताता है कि साउज़वान ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल सन एंड मून डीमंस के खिलाफ में किया था वो एक अजीब टेक्निक थी, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और पता नहीं उनके पास इस तरीके के और भी कितने सारे ट्रम्प कार्ड छुपे हुए हो। इसलिए साउज़वान की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे युवानियंग के बराबर है या फिर शायद से वो यहाँ पे गॉड स्टेज के भी करीब हो। ये सभी यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, युवानियन और गॉड स्टेज। हालांकि इनका कैसे नाम चेंज किया गया मुझे पता नहीं। एम्परर यहाँ पे हॉर्नमैक्सेट से काफी ज्यादा खुश हुआ था, ऐसा लगता है कि उनके पास काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और जिंगवे ने सही किया और यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर ऐड करके शायद से उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो पावरफुल नोबल फैमिलीज हैं उन्हें यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जिसके
बाद वो वी को यहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि जैसे ही फेस्टिवल शुरू हो तो फिर तुम यहाँ पे जिंगवे को लेके पूरी तरीके से अपने काम को शुरू रखना और उसके साथ ही रहना। वी ने अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि जिंगवे ने साउजुआन को अपना मास्टर मान लिया है, इसीलिए वो हिचकते हुए जब एम्परर को बताता है कि जिंगवे ने साउजुआन को ही अपना मास्टर मान लिया है, जिससे एम्परर को इस बारे में काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसपे वी आगे से घबरा जाता है और बताता है कि साउजुआन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वी उसका अपोनेंट बन ही नहीं सकता था। लेकिन ये भी हो सकता है कि किंगजुए ने यहाँ पे जानबूझ को साउजुआन को अपना मास्टर मानना होता कि वो उसे यहाँ पे प्लान के अंदर इस्तेमाल कर सके, इसलिए उसने यहाँ पे परमिशन नहीं मांगी। वो एम्परर को ये लग रहा था कि यहाँ पे किंगजुए एक नोबल फैमिली की हिस्सा है, वो यहाँ पे कैसे किसी अरे गहरे को अपना मास्टर मान सकती है। अब के लिए वो इसे इतना बोलता है कि किंगजुए को फॉलो करो, लेकिन किंगजुए को कोई भी अनाउंसमेंट करने न देना कि उसने यहाँ पे साउजुआन को अपना मास्टर मानना है जब तक ये फेस्टिवल ओवर नहीं हो जाता, और अगर कुछ भी हो तो फिर जल्दी से आके मुझे बताना। वी को इस बात की चिंता हो रही थी कहीं यहाँ पे एम्परर साउजुआन को गलत तरीके से ट्रीट न करने लगे और कहीं ये बात हॉर्नमैन सेक्ट को पता न चल जाए, जिससे यहाँ पे हॉर्नमैन सेक्ट एम्परर के खिलाफ ही चला जाए और बहुत बड़ी जंग हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे हारने के चांस एम्परर के ही ज्यादा थे। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे किन डायनेस्टी के सिटी गेट का होता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे किन डायनेस्टी के ग्रेट गार्ड जाओ होंगडा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे 8th लेवल ऑफ जिंडान है। अब ये गोल्डन कोरी होगा जहाँ तक मेरा मानना है, और युवान यिंग सोल नासेंट होगा और गॉडेस टेसाई से इंटीग्रेशन होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे साउजुआन वाली टीम को भी देखते हैं और इनके साथ यहाँ पे लियो में भी आए हुए थे और साथ ही में किंगजी भी, और ये सभी लोग किंग डायनेस्टी के पास में आ पहुंचते हैं। वहीं पे गार्ड साउजुआन को एकदम इज्जत के साथ में ग्रेड करता है और उसे सिटी के अंदर वेलकम करता है। वहीं पे सभी लोग ये देख के पूछते हैं कि ग्रेड जाओ यहाँ पे किसको ग्रेड करने के लिए आया हुआ है भाई, कौन है भाई जो इतने पावरफुल सेक्टर से है, और साथ ही में जनरल जाओ के साथ साथ यहाँ पे वी भी आया हुआ है, कौन है ये लोग। वहीं पे जो लोग थे इन लोगों को यहाँ पे किसी नोबल फैमिली से ही समझ रहे थे। साउजुआन को समझ में आ जाता है कि ये जिंगवे ने ही किया होगा ताकि नोबल फैमिली साउजुआन के ऊपर शक न करे और लोगों का प्लान खराब ना हो, और इसीलिए उसने यहाँ पे वी को भी भेज दिया ताकि ये लोग नोबल फैमिली ही लगे। जिसके बाद जनरल जाओ इन लोगों को यहाँ पे इनके रूम तक पहुंचा देता है, ये कहते हुए कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो जब तक यहाँ पे फेस्टिवल शुरू होता है और खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद वो यहाँ पे इनके बटलर से भी मिलवाता है, ये कहते हुए किसी भी चीज जरूरत हो इसे बुला लेना। और फिर साउजुआन आगे से कहता है ये किन सिटी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेशनल ऑफ कैपिटल होने के लायक है, यहाँ का बटलर भी गोल्डन कोर कल्टीवेशन पे है। वैसे से लियो आगे से कहती है ये जिंदान कल्टीवेशन पे है क्या, ये तो बस एक बुड्ढा है ना। जिसपे साउजुआन उसके सर के ऊपर मारता है, ये कहते हुए बड़ों को इज्जत दिया करो, जाओ और जाके बाकी लोगों के साथ खेलो। वो अपने डिसाइपल्स के साथ उन्हें भेज देता है। और विकिंजी साउजुआन को बताते हैं कि उसने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है इवेंट के दौरान में, अगर वो चाहे तो वो लोग इस इन्फॉर्मेशन के साथ में बात कर सकते हैं। लियो आगे से कहती है मैं भी चलती हूँ, लेकिन किंगजी उसे भेज देती है कहते हुए जाओ और जाके बाकी लोगों के साथ खेलो, अगर कुछ काम होगा तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो फिर हम लोग लियो में को देखते हैं जो कि टेसुए बहाते हुए खाना खा रही थी, लेकिन उसे पूछती है कि तुमने आज तक कभी खाना नहीं खाया क्या, इस तरीके से रो काहे रही हो खाना खाते हुए। जिसपे लियो में उन लोगों से कहती है तुम्हारा काम नहीं है। जिसके बाद वो उन दोनों को उठाती है, ये कहते हुए कि चलो हम लोग घूम के आते हैं। जिसके बाद किंगजी साउजुआन को वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो वो इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आई थी। जिसके बाद साउजुआन उस शिप के अंदर से यहाँ पे सारी जानकारी हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे फर्स्ट रैंक सेक्ट का नाम टाइजू है, जो कि हॉर्नमैन सेक्ट की तरीके ही सदियों साल पुराना है, बेसिकली हजारों साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है, और उसने कई सारे यहाँ पे पावरफुल युआन यांग रियलम की कल्टीवेटर्स को प्रोड्यूस किया है। और उनका जो यहाँ पे करंट लीडर है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे मास्टर बनने की कगार पे है। मास्टर यानी कोई ऊंची उपाधि, बेसिकली कोई कल्टीवेशन लेवल जो हायर है। अब ये बता नहीं रहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और ऊपर से इनके सेक्ट के अंदर कई सारे यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के कई सारे कल्टीवेटर भरे पड़े हैं। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड सेक्ट लीडर के नाम ये हैं चेनसेंग और वैंग फेंग। इनके पास भी कई सारे यहाँ पे युआन यांग कल्टीवेटर्स हैं जो कि इनके अंडर कमांड में काम करते हैं। हालांकि इनकी जो यहाँ पे फाउंडिंग हुई थी वो काफी ज्यादा कम समय में हुई थी, लेकिन इनकी भी रूट्स काफी ज्यादा गहरी हैं। और ये बात ग्रेट और नोबल फैमिलीज की, तो फिर उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही थी किंगजी के पास में। वो सिर्फ यहाँ पे इन 3 बड़ी फैमिलीज की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए, किन, वैंग एंड लिन। ये 3 नोबल फैमिलीज हैं, लेकिन इनके पास भी यहाँ पे कई सारे युआन यांग रियलम के कल्टीवेटर्स हैं। इसके बाद बाकी जितनी भी फैमिलीज हैं वो सभी पूरी तरीके से अननोन है। साउजुआन इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे किंगजी को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद शिफ्ट होकर इन दिनों पे आ जाता है। चूंकि सिटी के अंदर मस्त घूम रही थी, वहीं पे लियो अभी भी साउजुआन को गाली दिए जा रही थी कि ये साला बुड्ढा मेरे हर रास्ते में आता है। ऑफ कोर्स ये लोग सिटी के अंदर घूम रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई बवाल ना हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि शायद से यहाँ पे डीमन पेट या फिर डीमन टाइगर बेच रही थी, जो कि उन लोगों से कहती है कि पैसा देना है तो दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। लियो मियो यहाँ पे उन लोगों की बात सुनती है और वो आगे से कहती है जहाँ देखो वहाँ साला बवाल, चैन से जीने तक नहीं देते, मिठाई खा रहा हूँ वो भी नहीं हजम होगी अब, इसलिए वो चल के देखती है कि चलो मजा आएगा, प्योर आंटी वाइब्स। और उसके सामने एक बंदा खड़ा था जिसकी शकल ही बता रही है कि हरामी है ये। जिसके बाद वो उस लड़की जो कि यहाँ पे डीमन टाइगर बेच रही थी उससे कहता है कि चलो भाई इतना ज्यादा का घबरा रही हो, अगर मैं खुश नहीं हुआ तो फिर किन भी
खुश नहीं रहेगा किंग डायनेस्टी। जिसके बाद उस लड़की से बोलता है कि थोड़ा सा सेंसेबल बनो। जिसके बाद वो उस लड़की को यहाँ पे पैसे ऑफर करता है उसके साथ सोने के लिए, वो भी कुछ ज्यादा ही। खैर वो लड़की तो नहीं मान रही थी, लेकिन उसके जो चोले थे वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे। वो फिर वो बाकी लोगों से कह देता है कि कोई भी हमारे मामले के अंदर उंगली ना करना, हम लोग यहाँ पे लॉन्गयान किंगडम से आए हुए हैं, तो फिर बिल्कुल भी पंगा ना लेना। वे लोग जैसे ही यहाँ पे लॉन्गयान किंगडम का नाम सुनते हैं तैसे ही वो लोग भाग लेते हैं, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि कोई चाबुक का इस्तेमाल करते हुए किसी के मुंह के ऊपर थड़ाम से दे मारता है। और ये वही बंदा था जो कि बोल रहा था कि हम लोग लॉन्गयान किंगडम से हैं, ले क्या उखाड़ लिया। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लॉन्गयान किंगडम का कोई यंग मास्टर ही होगा जो कि बोलता है कि कौन उंगल कर रहा है, जिस पे ल्यूमी आगे से बोलती है मैं कर रही हूँ। और वो उस यंग मास्टर से बोलती है कि जल्दी से उस लड़की को छोड़, इससे पहले कि बीच वाली टांग पे मार के उसको मैं सुन्न कर दूं, वो भी कोड़ा पड़ेगा। अब यहाँ से मेरे दिमाग की माँ बहन होगी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स के स्पॉयलर्स इस चैप्टर के अंदर देंगे बिना वार्निंग के। इसलिए अगर मैं फ्लो में दो चीजें दो बार बोल दूं तो फिर उसे तुम हजम कर लेना ये समझ के कि मुझसे गलती हो गई है। खैर ये यंग मास्टर इन दिनों को देख के भी ललचा जाता है। वो उनसे बोलता है अगर तुम में से कोई मेरा क्यूबिन बनेगा, यानी कि स्वपत्नी, तो फिर मैं इस लड़की को जाने दूंगी। वो पिलिन का तो माथा गर्म हो जाता है, लेकिन सुआन उसे रोक देती है ये कहते हुए कि हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते, ये ड्रैगन फ्लेम किंगडम से आया हुआ है, वही लॉन्गयान किंगडम। इसके बाद वो लोगों को बताती है कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लेम किंगडम से आया है, तो फिर ये उनका एनवी हुआ। और कोई भी एनवी जो कि यहाँ पे किसी बड़े किंगडम से आता है वो किंग डायनेस्टी के लिए यहाँ पे उसके राजा के बराबर होता है। इसके बाद सुहान उन लोगों को बताती है सेक्ट फैमिलीज और कंट्रीज यहाँ पे 9 लेवल के अंदर डिवाइडेड होती हैं, और जो फर्स्ट लेवल वाली कंट्री या फिर लेवल सेक्ट जो भी होता है उसको सबसे हाईएस्ट लेवल का माना जाता है और उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें हेवन के बराबर समझा जाता है। लॉन्गयान किंगडम यहाँ पे 5th लेवल पे आता है, जिसको 6th लेवल के यहाँ पे कंट्रीज ने घेर रखा है, और वो जो 7 कंट्रीज है वो यहाँ पे ग्रेट किन किंगडम के बराबर है। और लॉन्गयान किंगडम के जितने भी वेसल्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे लॉन्गयान किंगडम को हर साल होमेज करना पड़ता है। होमेज एक तरीके से एक्टिविटी मान लो रिस्पेक्ट के तौर पे की जाती है। इसलिए सुवन उन लोगों से कहती है कि अगर वो लोग इनके साथ भिड़ेंगे तो फिर इन लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही में पूरी किंग डायनेस्टी को भी। जिस पे यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पसंद है और मैंने अब मन बदल लिया है, अब मैं तुम तीनों को अपनी स्लेव बनाऊंगा, और अगर तुम लोग यहाँ पे मना करती हो तो फिर मैं वापस आऊंगा और पूरी किंग डायनेस्टी को बर्बाद कर दूंगा। उतने में यहाँ पे जिंगवे आती है जो कि आगे से बोलती है कि ऐसा है क्या, मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी इतनी ज्यादा मचल रही है। जिसके बाद वो एनवी से कहती है कि तुमने यहाँ पे जो हगा है ना, अगर उस क्राइम को देखा जाए तो फिर तुम्हारी मुंडी पकड़ के यहीं पे गिरा देनी चाहिए और सीधा काट देनी चाहिए उसे। जिस पे दूध आगे से बोलता है कि अच्छा, जिसके बाद जब मैं यहाँ पे एम्परर के पास वापस लौटूंगा और उन्हें ये सब कुछ बताऊंगा तो फिर तुम्हें पता है ना कि इससे क्या होगा। इस पे जिंगवे आगे से कहती है हाँ पता है, वॉर होगी। इस पे अभी भी इन लोगों को हल्के में ले रहा है, इसे पता नहीं कि ये है नहीं यहाँ के, ये लोग मुंह तोड़ के भाग भी जाएंगे तुम उन्हें पता भी नहीं लगा पाओगे। खैर ये इन लोगों से कह रहा था अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं वापस जाऊंगा और 10 गुना किंग डायनेस्टी के ऊपर लेके आऊंगा। जिसकी वजह चौड़ा हो गए। जिंगवे से कहता है करो ना, मेरे ऊपर हाथ उठाओ। इस पे जिंगवे कुछ उठाने ही वाली थी, उतने में ही ये जिंगवे को धमकी देता है कि अगर वो नहीं खुश हुआ तो फिर किंग डायनेस्टी के साथ बहुत कुछ बुरा होगा। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों मेरे सामने झुक के और ये 3 लड़कियां भी मुझसे माफी मांगो तो फिर मैं इस दिन के बारे में भूल जाऊंगा। उतने में हम लोग लिन को देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि ये किंग डायनेस्टी के है नहीं, मार के भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वह जिंगवे से कहती है मुझे जरा माफ करना। तो फिर इस दूध को ऐसा लगता है कि लिन इससे माफी मांग रही है और पागल हंसने लगता है। उतने में लिन इसके ऊपर हमला करती है और पेट के अंदर छुरा घुसो के पार निकल जाती है। जिसपे इसकी फटी वो आगे से कहता है मजाक कर रहा था, घुसाने की क्या जरूरत थी। जिसपे लिन आगे से कहती है ऑफ कोर्स बकरे को हलाल होना है तो फिर हलाल हो ही जाता है, उस पर कितना भी मिमिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगवे यहाँ पे लिन से कहती है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया, अब 9 सेक्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। इस पे लिन आगे से कहती है पढ़ने दो, मेरे पास कौन सी फैमिली है, सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लूंगी, ना ही तुम्हारे ऊपर ना ही किंग डायनेस्टी के ऊपर इसका कुछ आएगा, सिर्फ वो मेरे पीछे आएंगे। खैर अब कुत्ता मरा है तो मालिक आएगा ही। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉन्गयान किंगडम का यहाँ पे शैडो गार्ड आता है जिसका नाम डैंग जुई था, और ये पता नहीं कौन से लेवल पे है लेकिन 7वें लेवल पे है। कल्टीवेशन के बारे में बताया नहीं गया। ये आते ही अपनी कल्टीवेशन का धौस जमाने लगता है नॉर्मल लोगों के, उनके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। वहीं पे हम लोग जनरल जाओ को देखते हैं जो कि सील्ड बना लेते हैं उस फोर्स को ब्लॉक करने के लिए। वहीं पे हम लोग लियो को देखते हैं और उसने भी सील्ड बना ली थी और उसको भी गुस्सा आ रहा था कि साला ये लॉन्गयान किंगडम के लोग, इनको तो भाई कुत्तों के तरीके मारना चाहिए, हील पहन के ऊपर चलना चाहिए इनके। फिर इसके बाद हम लोग जनरल जाओ को देखते हैं जो कि एक गोली खाते हैं और गोली खाने के बाद में इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। आप ये जिंडान के 8th लेवल पे आ गए थे। जिंगवे को बता था कि ये पिल खाना कुछ ज्यादा ही हानिकारक हो सकता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हानिकारक नहीं है। हम लोग यहाँ पे जनरल जाओ को देखते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो यहाँ पे डैंग जुई के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। ये कहते
सकते हो, अगर तुम्हें किन को हाथ भी लगाना है तो फिर मेरे ऊपर से होके गुजरना पड़ेगा। जिस पर डैंग जुई उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है चल ले साइड कैरेक्टर। और बस एक ही अटैक के अंदर यहाँ पे जनरल जाओ को समझ में आ जाता है कि उनका गेम सेट है। वहीं पे डैंग जुई उससे कहता है कि तुम इस सिटी के जनरल हो, बहुत ही कमजोर हो भाई। जिसके बाद वो एक ही पंच में यहाँ पे जनरल जाओ को धड़ाम से नीचे पटक देता है। उसको देख के जिंग बड़ी परेशान हो जाती है और वो मन के अंदर सोचता है कि जनरल जाओ यहाँ पे एलेक्जर के ऊपर बलबूते पे इतने स्ट्रॉन्ग बने थे, लेकिन इसके बावजूद तो वो डैंग जुई का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाए। अब वो लोग क्या करेंगे। उतने में यहाँ पे डैंग जुई को ऊपर से आवाज आती है कि नासेंट सोल पे ही हो, ज्यादा ऊपर नहीं हो। इसके बावजूद किंग डायनेस्टी के अंदर इस तरीके से अति मूत रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो। इसके बाद वो डायरेक्ट अपनी शॉर्ट की का यूज करते हुए यहाँ पे डैंग जुई के ऊपर हमला करता है और डैंग जुई इसको हल्के में ले रहा था। वो मन के अंदर सोचता है ये छोटी सी शॉर्ट की मेरा क्या है उखाड़ लेगी, और वो इसको भी नम हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी फटके चार हो जाती है जब हाथ इसके मुंह पे आके लगता है। इसके बाद ये भी धड़ाम से नीचे आके गिरता है और सभी लोग मन के अंदर सोचते हैं इसके ऊपर किसने बुलडोजर चला दिया भाई। वह पेजिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि साजुआन ने एक ही हमले में यहाँ पे डैंग जुई की आंखें बाहर निकाल दी, लेकिन जिंग अभी भी यहाँ पे साजुआन को अपना मास्टर नहीं मानेगी, क्योंकि अभी तक इन लोगों का प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए वो बाकी लोगों को पता चलने नहीं दे सकती कि वो यहाँ पे साजुआन की डिसेबल है। वहीं पे हम लोग डैंग जुई को देखते हैं जिसकी फटके चार थी। वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पे अच्छे से ट्रेन किया है और उसे रिफाइनमेंट लेवल तक लेके आया हूँ। कोई भी नॉर्मल शॉट की या फिर अटैक मेरी बॉडी को भेद नहीं सकता है। ये बंदा कौन है जिसकी शॉट की इतनी स्ट्रॉन्ग है, और ये यहाँ पे किन किंगडम के अंदर कैसे हो सकता है जो कि नासेंट सोल फॉर्म के अंदर है। वो बेजिंग वे साउजवान से कुछ बोलने वाली थी तो साउजवान उससे कहता है कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पानी की तरीके साफ है। लोगन किंगडम के जो दूत थे वो जानबूझ के यहाँ पे फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लड़कियों को धमका रहे थे और लोगों को मजबूर कर रहे थे उनके साथ उल्टा सीधा करने के लिए। जब लोगों ने यहाँ पे आवाज उठाई तो वो लोग फोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें चुप कराने के लिए, और अगर ऐसी बात है तो फिर वही होने देते हैं जो इन्हें चाहिए। अगर ये किन किंगडम के अंदर मरना चाहते हैं तो बेशक हम इनकी इच्छा को पूरी करेंगे। इस पे डैंग जुई साउजवान के ऊपर हमला करते हुए कहता है हिम्मत कैसे हुई हमारे लोंगन किंगडम की बेइज्जती करने की। जिस पे साउजवान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि अभी तो बेइज्जती किया है, अभी देखो क्या क्या करते हैं तुम, और तुम्हारे मास्टर से मुजरा न करवाया ना, देखना तुम अभी। साउजवान बोलता है कि तुम हमारे बीच के डिफरेंस के बारे में जानते ही नहीं हो। वहीं पे डैंग जुई भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है, मैं इससे ज्यादा कल्टीवेशन लेवल पे हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसका सॉर्ड और कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद वो साउजवान से जल्दी पीछे हटता है क्योंकि उसे पता था कि वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता है। अब उसे यहाँ पे अपनी बॉडी रिफाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा साउजवान को हराने के लिए। जिसके बाद वो अपनी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक 9 टन ऑफ गोल्डन का इस्तेमाल करते हुए साउजवान के ऊपर हमला करता है। तो साउजवान आगे से कहता है अच्छा हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के बीच में इतना बड़ा फासला है तुम्हें पता भी नहीं होगा। जिसके बाद वो भी आगे से बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक ऑफ 5 एलिमेंट्स यिन एंड यांग इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पंच को आपस में लड़ाते हैं। वहीं पे हम लोग यहाँ पे डैंग जुई के हाथ को देखते हैं जिसका पिस्ता बादाम बन जाता है, बेसिकली टूट जाता है, तो ये पीछे जाके गिरता है मेरा हाथ चिल्लाते हुए। अब ये छोटा चेतन अपना सहला नहीं पाएगा। उतने में साउजवान आगे से अपनी शॉट्स को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि अभी तो रुको तुम्हारे 2-3 हाथ और काटूंगा। इसके बाद हम लोग डैंग जुई को देखते हैं जो कि आगे से कोई बाटली बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर से कुछ तो खाता है ये, जिससे इसका जो ऑरा था वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था। वहीं पे साउजवान ने जिन शॉट्स का इस्तेमाल यहाँ पे डैंग जुई के ऊपर किया था वो उसकी छाती को भेद नहीं पाती हैं और टकरा के वापस लौट जाती हैं। और अब तो इसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब ये बाहुबली बन चुका है और साउजवान की अब ये सिट्टी पिट्टी गोल कर देगा। वहीं पे डैंग जुई उससे बोलता है कि इतना ही दम है क्या, तुम तो मुझे खुजली भी नहीं दे पा रहे। जिसके बाद वो यहाँ पे साउजवान के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है और जिंगवे साउजवान से बोलती है संभल के। और साउजवान आगे से अपनी पावर को और भी बढ़ाता है क्योंकि अभी तक इसने पूरी ताकत इस्तेमाल ही कहाँ की थी। जिसके बाद वो सॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए डैंग जुई के ऊपर स्लैश मारता है तो उसकी भी फट जाती है क्योंकि अब सॉर्ड और पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। जिसके बाद डैंग जुई के कितने टुकड़े हुए वो हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन हम लोग जनरल जाओ को देखते हैं और इन्हें काफी ज्यादा खुशी थी कि साउजवान ने अकेले ही यहाँ पे डैंग जुई को हरा दिया जो कि नासेंट सोल रियलम पे था। और उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि इन्होंने यहाँ पे जब साउजवान को ग्रेड किया था तो फिर कोई भी यहाँ पे उल्टा सीधा हरकत नहीं की थी, अच्छे से ग्रेड किया था। क्योंकि अगर वो साउजवान को गंदे से ट्रीट करते तो फिर इनकी और भी ज्यादा बेइज्जती होती जब वो यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से हारे गए थे। और फिर साउजवान को ये बात समझ में नहीं थी कि अचानक से यहाँ पे डैंग जुई का और इतनी जल्दी बढ़ कैसे गया था। शायद से इसको यहाँ पे उस पिल के बारे में नहीं पता है तो जनरल जाओ ने यहाँ पे कंज्यूम की थी। खैर इसके बाद जिंगवे आगे बढ़ती है जो कि यहाँ पे साउजवान को एडवाइस देते हुए बताती है कि आप और आपके जितने भी सेक्ट के लोग तुरंत यहाँ से भाग लो, इससे पहले कि यहाँ पे लॉन्गन किंगडम आए और अपना बवाल मचाना शुरू करे। वहीं साउजवान यहाँ पे जिंगवे से बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो फिर सारा इल्जाम डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर ही आएगा और लॉन्गन किंगडम का जितना भी गुस्सा होगा वो सीधा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, तुम इसका सामना कैसे करोगी। जिंगवे के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उतने में ही लिन आगे से कहती है कि मैंने उसे निपटाया था भाई, मैं सारा इल्जाम लूंगी। इस पे जिंगवे लिन से बोलती है अगर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से मरना दिया तो फिर हम लोग इंसान ही नहीं कहलाएंगे और पूरी दुनिया हम पे थू थू करेगी। और अगर बाकी कंट्रीज को इस बारे में पता चल गया तो फिर उनकी किंग डायनेस्टी की कितनी बेइज्जती होगी इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। और साथ ही में जिंगवे को यही लग रहा था कि शायद लॉन्गन किंगडम कुछ और भी यहाँ पे करना चाहता है। तभी वो लोग यहाँ पे हमने एनिवेज को यहाँ पे एडवाइस दिए थे कि जाओ जितना थी मुतना है उतना मुतो ग्रेट किंग के
अंदर। जिसपे साउज़वान यहाँ पे जिंगवे से पूछते हैं इसका मतलब यही है कि लोंगियन किंगडम जानबूझ के यहाँ पे किन डायनेस्टी के साथ में उंगल कर रहा था ताकि कुछ बड़ा बवाल हो सके। जिसपे जिंगवे आगे से बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि लोंगियन किंगडम के कई सारे वेसल स्टेट्स के अंदर इस तरीके के बवाल पाए जा रहे हैं कि एनवेज इसी तरीके के बवाल मचाते हैं जिसके बाद सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और जिंगवे को यही लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पावर ऑफ नेशन डायनेस्टी है। पर पावर ऑफ नेशनल डायनेस्टी ये भी एक तरीके की यहाँ पे पावर फॉर्म है जैसे कि पर्पल की है। इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा और इसीलिए लोंगियन डायनेस्टी अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर रही है। और जिंगवे को यही लगता है कि यहाँ पे लोंगियन किंगडम जानबूझ के नेशनल वॉर करवाना चाहता है सभी नेशनल स्टेट्स के अंदर, जिसपे उन सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है भाई। खैर अभी में सुहान ने बताया था कि नहीं यहाँ पे जो कंट्रीज है वो 9 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा और अच्छे से बताया जा रहा है। यहाँ पे 7 और 8 और जो 9 लेवल्स हैं ये एकदम छोटी कंट्रीज में आते हैं, इनके बारे में ना जानना हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद आता है यहाँ पे 6th लेवल जिसके अंदर यहाँ पे जैसे कि किंग डायनेस्टी हो गई ऐसी डायनेस्टीज आती हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे 5th लेवल जो कि किंगडम ऑफ गॉड यानी कि लोंगियन किंगडम है। जिसके बाद चौथे लेवल पे इमॉर्टल गॉड, तीसरे पे डिवाइन किंगडम, दूसरे पे यहाँ पे होली पिलग्रिमेज, हाँ नाम टफ था, और 1 पे आता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जानबूझ के वॉर ऑफ नेशंस करवाता है अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। इसलिए लोंगियन किंगडम अलग अलग वेसल सिटीज के अंदर जा रहा है ताकि वो उनकी यहाँ पे टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर सके, रिसोर्स और पावर्स अपने लिए इस्तेमाल करने के, ताकि जब यहाँ पे वॉर ऑफ नेशन हो तो फिर उन्हें कम से कम लॉस हो। इसलिए डेंगजुए और उसका चेला यहाँ पे आया हुआ था वही हरामी जिसको लेनिन निपटा दिया, और ये जानबूझ के यहाँ पे किंग डायनेस्टी के अंदर फालतू में बवाल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यहाँ पे वॉर हो सके और लोंगियन किंगडम के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि डेंगजुए एक रूथलेस क्रिमिनल है। इसके बाद शिफ्ट होकर यहाँ पे इंपीरियल पैलेस के अंदर आ जाता है जब हम लोग जिंगवे के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे डेंगजुए के फादर के साथ में बात कर रहे थे, जिसका नाम डेंग यांग है, जो कि यहाँ पे जिंगवे के फादर से कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक होमेज सर्विस होती है जो कि यहाँ पे जो वेसल्स स्टेट रहती है उन्हें करनी पड़ती है। उसी के रिलेटेड डेंग यांग यहाँ पे आया है और उसी की ही एक्टिविटी में ये एम्परर से कहता है कि हम लोग क्राउन प्रिंस के ऑर्डर पे आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे तुम अपनी प्रिंसेस यानी कि जिंगवे को हैंडमेड के तौर पे हमें ऑफर करो, बेसिकली नौकरानी। अब ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है। अब सिंपल सी बात है यार, जब तुम्हारा पुलिस स्टेशन ही सेफ नहीं है, सिटी का तुम खाक सेफ रखोगे। इसीलिए का गार्ड कहता भी है कि इस तरीके से हमें बेइज्जत ना करो। जिस पे डेंग यांग उस गार्ड से कहता है कि तुम किससे बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरा स्टेटस यहाँ पे एक दूत का है, इसलिए मैं यहाँ पे किंग ऑफ किंग के बराबर हूँ, बेसिकली पूरे किंग डायनेस्टी के एम्परर के बराबर। जिसपे तो उस गार्ड की भी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ लोंगियन एनवी के तरीके, लेकिन इतना भी आग ना मुंह तो कि छींटे तुम्हारे मुंह पे ही आके गिरे। लेकिन ये लोग यहाँ पे एम्परर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे और आगे से हंस रहे थे इसकी बात को कहते हुए। जिसके बाद वो यहाँ पे एम्परर से कहता है कि वो परमिशन नहीं मांग रहा है बल्कि वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। अगर उसकी बुद्धि तेज है तो वो चुपचाप यहाँ पे थर्ड प्रिंसेस को उसके हवाले कर दे। उतने में यहाँ पे डेंग यांग का जो गार्ड वार्ड होगा वो भागते हुए आता है और बताता है कि हमारी किस्ती पहले ही डूब चुकी है मालिक। थर्ड प्रिंसेस और हॉर्न सेट के कुछ लोगों ने मिलके आपकी बिल्डिंग की यहाँ पे बिल्डिंग सेट कर दी और उसे किस्तों में बांट दिया है। बॉडी नहीं ला सके उसके हम, लेकिन हाँ एक चेला था जो कि लौंडियों पे लाइन मार रहा था, उसकी बॉडी आधी है तो हम उसे आधी ले आए हैं। इस पे डेंग यांग की बुद्धि गरम कि साला मैं इधर यहाँ पे इन लोगों को धमका रहा हूँ, मेरा बेटा ही सेफ नहीं है। वो एम्परर को भी समझ में आ जाता है कि जिनको वो भी हल्के में ले रहे हैं वो हल्के लेने के लायक नहीं है। अगर बोला है मैं डेंग यांग की बिल्डिंग सेट कर सकते हैं तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। इसके बाद डेंग यांग यहाँ पे एम्परर से कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि तुम मुझे इसके बारे में अच्छे से और विस्तार से बताओ और चुपचाप थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पे लेके आओ ताकि मैं उसे भी किस्तों में काट सकूं। जिसके बाद वो डायरेक्ट एम्परर के ऊपर हमला कर देता है। तो हम देखते हैं कि एम्परर का कोई गार्ड होगा जो कि जल्दी से सामने आता है और उस अटैक को ब्लॉक करता है। बाय द वे ये बंदा युन यांग रियलम पे है, बेसिकली नासेंट सोल पे, और ये अकेला ही किंग डायनेस्टी के ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे सोल नासेंट रियलम पे है। बाय द वे इसका नाम है जेंग लाओ। जिसके बाद हम लोग एम्परर और जेंग लाओ के बीच में कन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ पे जेंग लाओ एम्परर से कहता है कि जल्दी से कुछ सोचिए, मैं आपको तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो सिविलियंस होंगे, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होंगे, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। जिस पे एम्परर यहाँ पे जेंग लाओ से कहता है कि साउज़वान ने यहाँ पे डेंगजुए को मारा है तो वो भी यहाँ पे नासेंट सोल रियलम पे ही होगा। अगर वो लोग यहाँ पे सारा इल्जाम हॉर्न सेक्ट के ऊपर डाल देते हैं तो फिर यहाँ पे साउज़वान पक्का डेंग यांग के हाथों मारा जाएगा। वो भले कितना स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी वो यहाँ पे डेंग यांग से तो हार ही जाएगा। अच्छा हुआ ये वाली बात इन लोगों ने मन के अंदर की, क्योंकि अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साउज़वान की शॉट आ जाती है जो कि डायरेक्ट डेंग यांग के ऊपर ही हमला करती है। तो उसको डेंग यांग आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता तो है लेकिन कर नहीं पाता और साउज़वान की ब्लेड इजीली यहाँ पे उसके जो डिवाइन हैंड से बेसिकली उसकी जो एबिलिटी थी उसको काटते हुए लगातार पार निकल जाती है। फिर साउज़वान दोनों बुड्ढों से बोलता है क्यों रे बुड्ढो, मन के अंदर ऐसे बात करो जैसे कि किसी को सुना ही नहीं दे रहा, मैं भी यहाँ पे हूँ। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जिंगवे को देखते हैं और भी ये करने वाले हैं नौटंकी, जिसको मैं सीधे शब्दों में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डेंग यांग का रिएक्शन देख लो। डेंग यांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये हरामी कौन है, मैंने आज तक इसके बारे में सुना नहीं और इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ इंटरप्ट कैसे कर दिया। वो एम्परर को भी समझ में आ जाता है कि साउज़वान पंगे लेने वाला आदमी नहीं, वो पंगे सीधा अंदर ही घुसेड़ देता है। उसके बाद साउज़वान एम्परर से कहता है कि चुपचाप थर्ड प्रिंसेस की बातें सुनो। जिसके बाद किंगजुए
आगे से अपना भाषण शुरू करती है और ये पूरी गाथा सुनाती है। लेकिन सबसे पहले एम्परर से माफी मांगती है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा पाप किया है। एम्परर आगे से पूछता है किसकी आंट फोड़ दी है भाई, चुपचाप बताओ। इसके बाद जिंगवे पूरी गाथा बताती है जो हम लोगों ने देखी अभी तक कि लॉन्गयान के जो एनवी थे वो लड़कियों को परेशान कर रहे थे, लेकिन वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग ग्रेट किंग के हैं और वो लोग लॉन्गयान किंगडम से। भले ही वो लोग यहाँ पे कितने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने आज वो नियम तोड़ दिए और यहाँ पे लॉन्गयान किंगडम के जो एनवीज थे उनकी फील्डिंग सेट कर दी। और इसी के लिए वो लोग यहाँ पे माफी मांगना चाहते हैं और सजाए मौत की डिमांड रखते हैं। वो पे एम्परर अपने मन में सोचता है कि जिंगवे उसके सबसे बेहतरीन बच्चों में से एक है, अगर वो लड़का होती तो फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करता, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जहाँ पे जिंगवे को बाहर निकालना पड़ेगा। उतने में साओ जुआन एम्परर से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे किन को प्रोटेक्ट करूँ और साथ ही में यहाँ पे इस बात की गारंटी दूं कि यहाँ पे किन ही नेशनल डायनेस्टी वॉर जीतेगा और जितने भी यहाँ पे किंगडम से चाहे वो लॉन्गयान हो चाहे जो भी हो उनको पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा फ्यूचर में, तो फिर तुम मेरे लिए क्या करोगे। एम्परर यहाँ पे साओ जुआन से पूछता है क्या तुम इस बात की गारंटी देते हो। साओ जुआन आगे से कहता है कि आपके कहने पे यहाँ पे जितने भी एनवी खड़े हुए हैं इनकी सारी एनवीनेस इनके पिछवाड़े में घुसा दूंगा मैं, सिर्फ आप बोलो तो सही, इनके कंचों में इतना दम नहीं होगा कि मेरे सामने ये खड़े भी हो सके। तो फिर एम्परर साओ जुआन से पूछता है कि तुम्हारी डिमांड क्या है। तो फिर साओ जुआन एम्परर से शुद्ध हिंदी में कहता है कि चुपचाप अपनी ये एम्परर वाली गद्दी छोड़ दो और जिंगवे के हाथों में दे दो, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसके बाद किन एम्पायर पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगा और किसी से भी नहीं डरेगा। एम्परर थोड़ी देर के लिए सोचता है कि जिंगवे को कुर्सी देना ठीक रहेगा और क्या सच में यहाँ पे हॉर्नबैंक सेक्ट जिंगवे के लिए किंगडम ऑफ लॉन्गयान के साथ मंगी लेगा। साओ जुआन एम्परर से कहता है कि जल्दी डिसीजन करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर एम्परर यहाँ पे साओ जुआन की जितनी भी कंडीशन था उस चीजों के लिए यहाँ पे मान जाता है। साओ जुआन उससे कहता है बस अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ और सब कुछ मुझे निभाने दो। वहीं पे हम लोग डेंग यांग को देखते हैं जो कि एम्परर से कहता है कि थर्ड प्रिंसेस ने अपने गुनाहों को यहाँ पे स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम किस बात की यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पे इसे रॉयल फैमिली से बाहर निकालो और इसको एग्जीक्यूट करो। और तभी अचानक से साओ जुआन डेंग यांग के ऊपर हमला कर देता है। ये कहते हुए कि प्रिंसेस की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। डेंग यांग जल्दी से साइड में हटता है और उसको यहाँ पे डॉज कर लेता है और मुझे लगता है कि साओ जुआन ने जानबूझ के शॉट साइड में ही फेंकी है ताकि डेंग यांग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो सके, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही। वो तुरंत यहाँ पे साओ यांग के ऊपर हमला करता है, लेकिन साओ जुआन इजीली उसको डॉज करता है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे डेंग यांग के ऊपर पीछे से हमला करता है अपनी कई सारी शॉट्स के साथ में। तो डेंग यांग जल्दी से पीछे घूमता और अपने ऊपर सीले ले आता है जिससे वो सभी शॉट से टकरा जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि साओ जुआन यहाँ पे गेम खेल रहा था क्योंकि उसने सारा निशाना असल में डोंग यांग के ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे जितने भी साथी खड़े थे उनके ऊपर लगाया था ताकि यहाँ से कोई भी एनवी बाहर न जा सके। और जब तक डेंग यांग को इसका अंदाजा होता तब तक देरी हो चुकी थी। उसके जितने भी यहाँ पे साथी आए हुए थे सब स्वर्ग से धार चुके थे। जिसको देख के डेंग यांग आगे से बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे किंगडम पूरी तरीके से मरने के लिए आतुर और खुद की ही तबाही चाहता है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक ग्रेट शॉट को बाहर निकालता है जो कि एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट था। उसको देख के साओ जुआन आगे से बोलता है अच्छा बड़ो तुमको यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी आती है, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास अच्छी क्वालिटी की शॉट है। इसके बाद साओ जुआन अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे डेंग यांग से उसकी शॉट को छीन लेता है। इस पे डेंग यांग हैरान था कि साला ये कैसा आया सिस्टम, मेरी शॉट को मुझसे ही चुरा लिया। और साथ में यहाँ पे डेंग यांग के साथ जो शॉट कनेक्शन था वो भी टूट जाता है, जिससे डेंग यांग और भी ज्यादा हैरान हुआ था। वहीं पे साओ जुआन उससे कहता है शॉट तो बढ़िया है भाई, अर्थ लेवल की है और ये पूरी तरीके से मास्टरशिप है। इसके बाद वो शॉट को अपने पास ही रख लेता है ये कहते हुए थैंक यू शॉट मुझे देने के लिए, जिससे डेंग यांग और भी ज्यादा हैरान की जिस शॉट के साथ वो यहाँ पे 10 साल बिताया था वो शॉट पल भर में उसको धोखा देके किसी और के साथ निकल ली। वहीं पे अब डेंग यांग को दिखाई दे रहा था कि वो किसी गलत आदमी से भिड़ गया है, ये कोई आदमी ही नहीं, ये एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। वहीं पे हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ज़ेंग लाओ से पूछता है कि इसने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया, क्या तुम्हें समझ में आया। इस पे ज़ेंग लाओ आगे से बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसकी टेक्निक भी पूरी तरीके से अजीब है, मुझे भी नहीं पता। एम्परर उससे पूछता है अगर तुम दोनों आपस में भिड़े तो फिर कौन जीतेगा। इस पे ज़ेंग लाओ आगे से बोलता है एम्परर काहे अपनी बुद्धि की बेइज्जती करा रहे ऑडियंस के सामने, जाहिर सी बात है वही जीतेगा जो सोलह शॉट को ही चुरा ले अपने अपोनेंट से। तुम्हें लगता है कोई जीत पाएगा शॉर्ट फाइट के अंदर। खैर इसके बाद हम लोग डेंग यांग को देखते हैं और ये हारा नहीं था, ये अपने पास से और भी शॉट्स को बाहर निकाल लेता है जो मीडियम ग्रेड की थी। जिसको देखी साओ जुआन आगे से कहता है यार तुम किंगडम वाले तो बहुत ही अमीर हो यार, अब तुम लोग इतने सभी ट्रेजर्स मुझे देना चाहते हो तो मैं इन्हें एक्सेप्ट ही करूंगा ना। इसके बाद साओ जुआन उन सभी शॉट्स को भी अपना बना लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दूंगा, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, इतनी मेहनत की और मुझे इतने सभी ट्रेजर्स लेके आए, ये लो मेरा रिटर्न गिफ्ट। इसके बाद साओ जुआन जो शॉट यहाँ पे डेंग यांग ने बाहर निकाली थी उनको ही पलट घुमा देता है और उन्हें डेंग यांग की तरफ लॉन्च कर देता है। इसके बाद हम लोग डेंग यांग को देखते हैं और इसका भी यहाँ पे रिटर्न टिकट कट गया, वो भी किस्तों में। वहीं पे यहाँ के जितने भी मंत्री थे वो सभी डेंग यांग की बॉडी को देख के यही बोलते हैं इसके ऊपर तो इन लोगों ने यहाँ पे स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट बना दिया भाई, छेद छेद कर दिए इसके अंदर। वहीं पे एम्परर उन लोगों से बोलता है कि ये जो मैटर है इसके बारे में बाहर बात बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए जब तक डाउ फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता, और अगर किसी ने लीक की तो फिर उसकी मैं लीक कर दूंगा पूरी तरीके से। जिसपे वो सभी मंत्री आगे से बोलते हैं कि हम ये बात बिल्कुल भी लीक नहीं करेंगे, अगर तुम सोच रहे हो किस लिए तो फिर जब डाउ फेस्टिवल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो एम्परर की फैमिली रहेगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर साओ जुआन ने मदद की तो। और तब तक लॉन्गयान किंगडम को यही लगा कि
हमारे एनवी जो गए हैं वो मौज काट रहे हैं ग्रेट किन के अंदर, वापस आ ही जाएंगे। वहीं पे साउज़वान एम्परर से कहता है कि तुम बढ़ो, डील ना भूलना, नहीं अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। तो इस पे एम्परर को भी समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे साउज़वान से बिल्कुल भी नहीं भिड़ सकता, इन लोगों को अपने दुश्मन मानना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जितना होगा। इसके बाद हम लोग हॉर्नबैंक सेट के रेसिडेंट पे आ जाते हैं, जहाँ पे अभी के लिए ये सभी लोग टिके हुए हैं। इसके बाद साउज़वान जिंगवे के साथ में वहाँ पे लौटता है, तो सभी लोग यहाँ पे उन्हें देख के खुश हो जाते हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल भी खरोच नहीं है और सही सलामत है ये। किंगजी साउज़वान से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? इस पे साउज़वान आगे से बताता हूँ भला चंगा हूँ। इसको देख के जिंगवे को समझ में आ जाता है कि हॉर्नबैंक सेट के जितने भी लोग हैं सभी एक साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए और यूनाइटेड हैं। साउज़वान उन लोगों से कहता है कि अभी के लिए सारी चिंता यहाँ पे टल गई है, लेकिन फ्यूचर में वो लोग लॉन्गयांग सेक्ट के साथ यहाँ पे भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, यानी कि किंगडम के साथ में। तो फिर उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बाद वो यहाँ पे जेड पेंडेंट बाहर निकालता और किंगजी को वापस दे देता है, ये कहते हुए कि मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। किंगजी उससे पूछती भी है कि तुमने ये कंप्लीट कैसे किया? तो साउज़वान ऑफ कोर्स बोलता है कुदरत से, डायरेक्टली थोड़ी नहीं बताया गया, सिस्टम बाबू ने किया है। इसके बाद साउज़वान अपने तीनों डिसाइपल से कहता है कि तुम सभी मेरे साथ सेकुलेशन के अंदर चलो। जिसपे जिंगवे आगे से पूछती है कि मैं भी इसके अंदर इंक्लूडेड हूँ ना? साउज़वान आगे से बोलता है ऑफ कोर्स, तीसरा तुम्हें और दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद साउज़वान यहाँ पे जिंगवे के साथ में भी लेनी देनी का काम करता है, जिसको देख के जिंगवे अपने मन के अंदर यही सोच रही थी ये लोग क्या खाते हैं भाई, अपनी लेनी देनी कितनी आसानी के साथ कर रहे हैं ये, जिसको यहाँ पे टाबू समझा जाता है कल्टीवेशन के अंदर, इससे कल्टीवेशन डैमेज हो सकती है। खैर हम लोग लेन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग की 7th लेवल पे थी, वही पे सुहान 5th लेवल पे थी। जिसके बाद हम लोग जिंगवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के 1st लेवल पे थी, और ये इसके लिए कुछ ज्यादा ही इमोशनल था क्योंकि ये पिछले 7 सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई थी, लेकिन आज साउज़वान की मदद से ये आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाई है। वहीं पे साउज़वान को भी कल्टीवेशन बदले में मिली थी जो कि 5000 दिन के आसपास थे। इसके बाद साउज़वान उन लोगों से कहता है तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया ना, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो और सेकुलेशन के अंदर रहना जब तक तुम लोग अच्छे से ये सब कुछ सीख नहीं जाते। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट यहाँ पे डॉ फेस्टिवल के दिन का ही होता है और हम लोग यहाँ पे प्लाजा को देखते हैं। जिसके बाद हम लोग किंगजी को देखते हैं, इसकी भी कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ गई थी, अब ये गोल्डन रियलम की 8th लेवल पे थी और ये नोटिस करती है कि साउज़वान की भी कल्टीवेशन बढ़ गई है। तो हम देखते हैं कि साउज़वान की कल्टीवेशन गोल्डन रियलम का पीक स्टेज थी। और फिर वो किंगजी से कहता है कि तुम भी मुझसे पीछे नहीं हो। तभी इन लोगों को दिखाई देता है कि आसमान से कई सारी उड़ने वाली शिप्स यहाँ पे आ रही हैं, जिन पे यहाँ पे वैंग, लिन और किन फैमिली लिखा हुआ था। बेसिकली ये वही 3 नोबल फैमिलीज थी जिनके बारे में यहाँ पे किंगजी ने साउज़वान को बताया था। वही फिर साउज़वान हम लोगों को बताता है कि उड़ना सख्त मना है इस जगह पे, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों फैमिली जैसा पे उड़ते हुए आ रही हैं, जो कि रॉयल फैमिली के ऊपर एक तरीके से थप्पड़ मारने के बराबर हुआ कि हमें तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन की घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं यहाँ के असली बॉस। एम्परर का भी मुंह बना हुआ था, लेकिन बेचारा कर ही क्या सकता है। खैर इसके बाद वो तीनों शिप नीचे लैंड करते हैं और उन तीनों शिप के अंदर से यहाँ पे उनकी फैमिली के हेड्स बाहर निकलते हैं। वैंग फैमिली का हेड ये है। अब रटर भाई माल फूका है, वो इन तीनों फैमिली के हेड्स को भाई अपना अपना नाम दे देता है, सभी का वैंग है। खैर वैंग फैमिली का ये नीले वाला है और किन फैमिली का शायद से ये लाल वाला है और शायद से यहाँ पे लिन फैमिली का ये पीला वाला है। तुक्का सही लगा तो ऑल द बेस्ट मेरे लिए। साथ में ये सभी फैमिली एंड अपनी फैमिली के कई सारे डिसेपल्स को भी लेके आए थे क्योंकि डॉ फेस्टिवल के अंदर ये सभी हिस्सा लेंगे। तो वे किंग्स आगे से बताते हैं कि इन सभी डिसेपल्स में से सबसे लोएस्ट लेवल की कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग की 5th लेवल है। साउज़वान आगे से कहता है नॉर्मल फैमिली से हैं, इतनी तो उम्मीद रखोगे ही ना। खैर ये सभी फैमिलीज यहाँ पे देर से आई थी ताकि रोला जमा सके, लेकिन बाद में यही बोलते हैं कि ये लोग लेट हो गए। तो इसके बाद एम्परर से कहते हैं कि हमें माफी दो, बाय द वे ये बंदा किन फैमिली से है, मेरा तुक्का गलत हो गया। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा भाई सट्टेबाजी में फ्यूचर नहीं है। जिसके बाद हम लोग वैंग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि आगे से बोलता है कि कंपटीशन हमेशा लोअर सेक्टर के बीच में ही रहता है, इसलिए हमेशा सब कुछ लेट ही चलता है और वैसे भी यहाँ पे रिजल्ट सेम ही होने वाला है। जिसके बाद हम लोग लिन फैमिली को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या रहेगा। थर्ड प्रिंसेस ने इन लोगों को इन्वाइट किया तो फिर ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे आएंगे अपने मार्शल सेक्ट के साथ में। वहीं पे जो लोअर सेक्टर के लोग थे वो लोगों को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी क्योंकि ये लोग लोअर सेक्टर वालों को हल्के में ले रहे थे, इसलिए वो सभी भड़के हुए थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो तीनों फैमिली के एकदम भड़क जाते हैं और आगे से कहते हैं शांत रहो, और इनके बोलने से ही जो शॉक वेव निकलती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये सभी चुप हो जाते हैं। वहीं साउज़वान आगे से बोलता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट हैं। इसके बाद एम्परर उन सभी लोगों से कहता है कि हर कोई यहाँ पे आ चुका है तो फिर डॉ फेस्टिवल को शुरू किया जाए। जिसके बाद हम लोग वी को देखते हैं जो कि आगे से फेस्टिवल को स्टार्ट करने की यहाँ पे परमिशन दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे डॉ फेस्टिवल शुरू हो जाता है जो कि 2 राउंड्स के अंदर डिवाइडेड होगा। पहले राउंड के अंदर होगा बैटल रॉयल, जहाँ पे सेक्टर मास्टर एंटर नहीं करेंगे, सिर्फ डिसाइपल्स ही एंटर करेंगे। हर एक सेक्टर के यहाँ पे 100 डिसाइपल्स अंदर जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और उन सभी की कल्टीवेशन कम से कम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। ये लोग रियलम के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, मस्त मौज काट सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग कुछ ज्यादा ही घायल हो गए तो फिर इन्हें रियलम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि इनकी जान को कोई खतरा ना हो। हम लोग यहाँ पे साउज़वान की टीम को देखते हैं जिसके अंदर टोटल 5 ही लोग थे। जिंगवे इनके साथ नहीं जा रहे क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि जिंगवे ने यहाँ पे हॉर्नबैंक सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है डिसाइपल के रूप में। खैर इसके बाद हम लोग बाकी फैमिलीज के लोग को देखते हैं जो कि टोटल 100 डिसाइपल्स को अंदर भेज रहे थे। अब देखो इन लोगों को रियलम के अंदर जाके सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेजर्स होंगे उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस भी सेक्टर या फिर टीम के पास जितने ज्यादा ट्रेजर्स होंगे उतने ज्यादा उनकी रैंक
रैंकिंग पॉइंट्स रहेंगे और जिसके पास ज्यादा पॉइंट रहेंगे वो यहाँ पे अगले टॉप 10 राउंड्स के अंदर जाएगा। क्योंकि सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पे पार्टी मेंबर्स भी हिस्सा लेंगे, जिसमें सिर्फ टोटल 10 ही फैमिलीज हिस्सा ले सकती हैं और इसके अंदर टोटल कम से कम 50 या 60 फैमिलीज जा रही हैं सेक्ट्स को मिला के। इसके बाद साउज़वान की टीम भी उस रियलम के अंदर चली जाती है और टोटल तुम्हें ये 4 दिखाई दे रहे हैं लेकिन 5 हैं, ये से भी इनके साथ जा रहा है। इसलिए किंग्स काफी ज्यादा परेशान थी और वो साउज़वान से पूछती है कि जितने भी सेक्ट है, जितने भी टॉप सेक्ट है, उन सभी ने कम से कम यहाँ पे 100 डिसेपल्स को भेजा है, लेकिन वो सभी लोग सिर्फ यहाँ पे 5 डिसेपल्स को ही भेज रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज के अंदर हैं। इस पे साउज़वान आगे से कहता है कि चिंता ना करो, हमारे डिसेपल्स सबसे बढ़िया है, उनमें से हर एक करीब यहाँ पे 20 के बराबर है। इसके बाद सारी टीम यहाँ पे रियलम के अंदर चली जाती है और यहीं से ही यहाँ पे सभी लोग उस मैच को देख पाएंगे। वहीं पे साउज़वान को पूरा यकीन था कि उनकी टीम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके बाद अगला सीन सीक्रेट रियलम के अंदर का होता है, जहाँ पे हम लोग साउज़वान की टीम को देखते हैं, जहाँ पे ये सीन उन दोनों से पूछता है कि उन लोगों को कैसे करना चाहिए, क्या वो लोग एक साथ चले या फिर अलग अलग करें। वहीं पे हम लोग लिन को देखते हैं, उसके पास ऐसे मैप था जिसके जरिए यहाँ पे पता लगा पाती है कि कौन सी जगह पे एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कि कुछ ज्यादा स्पेशल एनर्जी को यहाँ पे रिलीज कर रहा है और साथ में वो जगह सबसे बढ़िया भी रहेगी निशानेबाजी के लिए और खतरनाक घात लगा के हमला करने के लिए। जिसके बाद लिन उन लोगों से कहती है कि सुनो मेरी बात, हम सभी लोग टोटल यहाँ पे 5 ही हैं, अगर वो लोग अलग भी हो जाएंगे तो फिर वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी 100 डिसेपल्स के साथ में टक्कर नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोगों को स्ट्रेटेजी के बारे में बताती है कि वो लोग एक ऐसी जगह को ढूंढेंगे जहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स रहेंगे और तब वो लोग उस जगह के ऊपर यहाँ पे एम्बुश करेंगे जो भी उन ट्रेजर्स को लेने के लिए आएंगे और उनको लूट लेंगे। जिसके बाद जो ट्रेजर उन्हें मिलेंगे वो भी उस जगह पे उन्हें डाल देंगे। जिसके बाद इसी तरीके की सारी टीम आती रहेंगे, हम उनके ऊपर एम्बुश करेंगे और ट्रेजर्स उनसे लूटते रहेंगे। साउज़वान के नक्शे कदम पे चल रही है, इतनी बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी ना। सुआन भी बोलती है कि साउज़वान की सीनियर डिसेपल है, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। इस पे ये तीनों घबरा जाते हैं कि इस तरीके से वो लोग लूट मार करेंगे, लेकिन क्या उन लोगों के पास एबिलिटी भी है 100 डिसेपल्स के खिलाफ लड़ने की, जो कि इन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जिसपे सुआन आगे से कहती है चिंता न करो, वो लोग यहाँ पे तैयारी के साथ में आए हैं, उनके पास दर्जनों हाई लेवल के वेपन्स हैं और साथ में एनर्जी रिकवर करने के लिए इनके पास कई सारे एलेक्सियर्स भी हैं। इसलिए इतनी चीजों के साथ में तो वो लोग किसी भी पार्टी को यहाँ पे ढेर कर सकते हैं। जिससे इन तीनों की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो मन के अंदर सोचते हैं कि साला इतना माल तो हमारे सेक्ट के पास नहीं जितना इन दोनों की पॉकेट के अंदर भरा पड़ा है। बहुत ही जल्द हॉर्नबैंक सेक्ट का नाम बदल के थीव सेक्ट के अंदर होने वाला होगा। चोरों लुटेरों के गड्ढे में जा रहे हैं हम लोग, चोरों की गिरोह से नाम होगा अब हमारा। लेकिन लिन इन लोगों को मना लेती है, ये कहते हुए कि बस ये सोचो कि तुम लोगों के सेक्ट मास्टर और पीक मास्टर कितने ज्यादा खुश होंगे जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को हासिल करेंगे। इसलिए ये सभी मजबूरन यहाँ पे लूट मारे के लिए रेडी हो जाते हैं। और जिन्होंने जगह एकदम मस्त चूज करी थी वो एक खाई टाइप में थी, जहाँ पे बीच में फ्लावर रखा हुआ था जो कि एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, बेसिकली हीलिंग हर्ब। और इसमें आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि सामने से जहाँ से ये लोग आए हैं। वह ये लोग जैसे उस हीलिंग एलेक्सियर को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की बत्ती झूमती है कि साला पूरे दिन से ये यहाँ पे है और अभी तक यहाँ पे किसी ने इसे तोड़ा क्यों नहीं। जिस पे एक बंदा आगे से कहता है कि शायद से कोई डीमन बीस्ट इसे यहाँ पे गार्ड कर रहा होगा और जो लोग यहाँ पे आए होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे होंगे, इसलिए वो भाग गए। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि हेवनली ऑर्डर सकते हैं ये सब कुछ पूरी तरीके से इजी होने वाला है। वहीं पे हम लोग लिन को देखते हैं जो कि छुपी हुई थी। वो मन के अंदर सोचती है कि इजी है, बस तुम लोग थोड़ा सा और अंदर आओ। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के ये से कहती है शुरू करो। फिर इसके बाद ये से एक आर्टिफैक्ट का यूज करता है जो कि एक तरीके से हाइलोजन था, जो इतनी ज्यादा यहाँ पे रोशनी बनाता है कि अगर दिन में इसको टंगा तो साला सूरज बन जाएगा ये। और अगर ये हाइलोजन आंखों पे मारा जाएगा तो फिर क्या होगा, विजन ब्लॉक होगा। जिसके लिए ये लोग आर्टिफैक्ट लेके आए थे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी डिसेबल थे उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो अंधे हो गए थे और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके इधर उधर छुपने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग किंग्स के डिसेबल्स को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यहाँ पे जो हिलना डुलना होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जिससे ये सभी हेवनली सॉर्ड सेक्ट वाले डिसेबल अब हिल भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि अपनी सॉर्ड को बाहर निकालती है और उन डिसेबल्स के ऊपर हमला कर देती है। पीछे से सुहान भी अपने सभी वेपन्स को बाहर निकालती है जो कि अनगिनत क्रॉसबो थे। जिसके बाद इन लोगों के ऊपर होती है अंधाधुन बारिश, वो भी वेपन की, जिससे ये लोग एक और सेक्ट को यहाँ पे ढेर कर देते हैं और आगे से कहते हैं सक्सेसफुल चॉप। वो भी इसी को उसका सबक मिल जाता है कि अगली बार से इन दोनों के साथ पंगा बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो ये मार के फेंक भी देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे वो लूट को लेने के लिए निकल जाते हैं जो कि उन सभी लोगों ने इकट्ठा की होगी ताकि ये लोग नेक्स्ट ट्रैप को यहाँ पे सेट कर सके। वहीं पे उनके सेट के जितने भी मेंबर थे वो सब आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये साले यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से आज हमारा काम है, इसको हटाओ यार इन लोगों को। वहीं पे रवि से पूछता है कि हॉर्नबैंक सेक्ट के पास कितने पॉइंट है, जिसपे भी आगे से बताता है कि हम लोगों से डबल है और किन फैमिली यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। जिसपे एम्पर आगे से बोलता है कि ये लोग हॉर्नबैंक सेक्टर वाले कुछ ज्यादा ही हरामी है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। वहीं पे लियो में यहाँ पे साउज़वान से कहती है कि तुमने अपने डिसेबल्स को ये सब कुछ सिखाया है क्या
क्या भाई, ये लोग तो साला लूटमारी के एकदम टॉप लेवल पे हैं। जिसपे साउजवान आगे से कहता है कि इस तरीके से सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा आसानी रहती है। वहीं पे हम लोग वैंग फैमिली के एक मेंबर को देखते हैं जो कि आगे से बोलता है कि यहाँ पे लो लेवल के सेक्टर हर तरीके की चीज करते हैं जीतने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है, अगले राउंड में वो पक्का यहाँ पे मारे ही जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे टेलीपोर्ट के अंदर से और भी कई सारे लोग बाहर निकलते हैं और ये सभी यहाँ पे लिन फैमिली के मेंबर्स थे और इन सभी लोगों के ऊपर भी यहाँ पे क्रॉसबो और शॉट्स के निशान थे, यानी कि इनके ऊपर भी यहाँ पे हॉर्नबैक सेक्टर ने ही हाथ लगा के हमला किया है। जिस पे अब लिन फैमिली की बेइज्जती होने लगती है कि तो अभी तो ये कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहे थे, अब ये लोग भी बाहर आके गिर गए। एक छोटे से स्मॉल सेक्टर ने इन लोगों को नानी याद दिला दी। जैसे लिन फैमिली की बड़ी तेज जलती है और वो यहाँ पे अपने अंधाधुन ऑरा रिलीज करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे एम्बर से कहता है कि यहाँ पे हॉर्नबैक सेक्टर ने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है ये कुछ ज्यादा ही खराब है, इस तरीके से वो लोग कभी भी एक नोबल सेक्टर नहीं बन जाएंगे, इन्हें यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। जिस पे में बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, बुड्ढे तेरे हिस्से के अंदर 100 आते हैं और हमारे अंदर 5 ही हैं, इसके बावजूद तुम हमें हरा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि साला तुम लोग यहाँ पे हमें डिस्क्वालीफाई करा दोगे। एम्बर भी अपने मन के अंदर सोचता है कि हॉर्नबैक सेट की यहाँ पे जो ट्रिक्स है बेसिकली एम्बुश वाली चीज है, ये रैंडम और छोटे मोटे ग्रुप्स के ऊपर काम कर जाएंगी, लेकिन जब यहाँ पे बात नोबल फैमिलीज के टीम्स के ऊपर आती है तो फिर उनके पास कई सारे आर्टिफैक्ट रहते हैं और प्रोटेक्टिव चार्म्स भी, जिससे उन्हें यहाँ पे एम्बुश के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो हॉर्नबैक सेक्टर से हार रहे हैं तो फिर कमी उन्हीं के अंदर है। उतने में ही यहाँ पे एम्बर को कुछ बात बताता है तो एम्बर उसे सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे लिन फैमिली के हेड से बोलता है, तुम्हें लगता है कि हॉर्नबैक सेक्टर ने यहाँ पे गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है ना, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो फिर तुम्हारे लिन फैमिली से ही पूछ लेते हैं कि उन लोगों ने कौन से गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस पे लिन फैमिली के जो मेंबर्स थे वो साले कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, तो फिर भी उन लोगों से बोलता है कि जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है, अगले चैप्टर में सब कुछ बोलना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी वी की पावर को देख के घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे से बताते हैं कि उन लोगों की मुलाकात कुछ डिसेबल से हुई थी जो कि सिर्फ 5 थे, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि वो उनके ऊपर यहाँ पे एम्बुश करेंगे और उनके जितने भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट है उन्हें चुरा लेंगे। लेकिन इन लोगों की बाजी उल्टा इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि वो 5 कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे और उनमें से एक डिसेबल जो कि शॉट को कंट्रोल कर सकती थी वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। वो अकेले ही यहाँ पे इन सभी लोगों को ढेर कर दी। जिस पे एम्बर लिन फैमिली के हेड से कहता है, सुन लिया, करा ली बेइज्जती कि अभी और भी करवानी है। जिस पे लिन फैमिली के हेड का मुंह बन जाता है और सभी लोग उसकी बेइज्जती करे जा रहे थे। बुड्ढे को देखो अभी किस तरीके से एरोगेंट बन रहा था, अब खुद का वो छोड़ा हुआ तीर खुदे की पिछवाड़े में घुस गया। वो पे लोकिन और वैंग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे, ये कहते हुए कि इन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है, हमारी लिन फैमिली भी हारी गई। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किन फैमिली के मेंबर्स भी बाहर आके गिरते हैं। तो वैंग फैमिली का हेड आगे से कहता है, अभी तो खुश हो रहे थे, तुमने भी अपनी बेइज्जती करवा ली। एम्बर की फैमिली के हेड से कहता है, तुम्हें भी कुछ बोलना है पर मॉडल सेट के खिलाफ में, बेसिकली हॉर्नबैक सेट के खिलाफ में। तो फिर किन फैमिली का हेड उड़ते हुए यहाँ पे अपने चेलों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि क्या हुआ, जल्दी से बताओ मुझे। वो बंदा आगे से बताता है कि उन्होंने यहाँ पे लिन फैमिली के डिसेपल्स को फाइट करते हुए देखा था, जो कि एवली सिल्क फ्लावर के पीछे पड़े हुए थे। हालांकि वो लोग यहाँ पे उनके ट्रैप के अंदर फंस गए, जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट हुई और उसी बात का फायदा ये लोग उठाना चाहते थे, इसलिए ये भी उसी फाइट के अंदर घुस गए। लेकिन इन लोगों के साथ भी वही हुआ जो लिन फैमिली के साथ में हुआ था। तो किन फैमिली का मास्टर उसे पीछे फेंक देता है, कहते हुए कि साला तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किल चोरी करने गए थे, खुद ही किल चोरी हो गए। वहीं पे हम लोग वैंग फैमिली के हेड को देखते और ये मंद मंद मुस्काए जा रहा था। इसको यही लग रहा था कि इसकी फैमिली के हैं भाई बाहुबली, वो अकेले ही यहाँ पे पूरे कॉम्बिनेशन को डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगले ही पर लोग आगे से बताते हैं कि वैंग फैमिली भी आ गई है और उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हुआ है जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। लेकिन हम लोग वैंग फैमिली वाले मेंबर्स को देखते हैं और ये साले आपस में लड़ रहे थे, दोनों को साइड से लोगों ने घेरा रखा, वो आगे से मार साले कंचे फोड़ दे साले के आंख फोड़ आंख। तभी वैंग फैमिली का हेड बीच में तिगड़ी मारता है, कहते हुए कि साले आपस में लड़ो, पहले बताओ कि हुआ क्या वहां पे। तो वो बंदा होश में आता है कि एलिमिनेट हो गया क्या, हम लोग बाहर आ गए क्या। तो वैंग फैमिली का हेड आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साले तुम एलिमिनेट हो गए, तुम्हें पता भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके वहां पे जितने भी सेक्टर मेंबर थे, बेसिकली जिनकी भी टीम गई हुई थी, वो सब यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है और बाहर निकल आती हैं। सिर्फ और सिर्फ हॉर्नबैक सेक्टर ही बचा हुआ था जो कि यहाँ पे सही सलामत बाहर निकलता है और ये लोग यहाँ पे इस राउंड को जीत चुके थे अकेले ही। वो पे वैंग फैमिली का हेड अपने डिसेबल से कहता है कि सालो तुम दोनों मुझे दिखाई ना देना, अगर दिखाई देगे तो कोड़े मार दूंगा पीठ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे सेक्ट लीडर था और उसका जो डिसेबल थे वो माफी मांग रहे थे राउंड हारने के लिए। ये लोग वैन फेंग सेक्ट के डिसेबल्स है और हम लोग इनके यहाँ पे लीडर या फिर एल्डर को देखते हैं जिसका नाम जियान फेंग है और वो उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता कि सब कुछ चलता रहता है। जिसके बाद हम लोग टाइजो सेक्ट के मास्टर को भी देखते हैं जिनका नाम सेनलियांग ड्रैगन है, सॉरी डाउरन है, और वो भी अपने डिसेबल्स को कुछ भी नहीं कहते, ये कहते हुए कि हार जीत चलती रहती है। बाय द वे ये दोनों ही मेन है, ये काफी ज्यादा दिखाई देंगे। इसके बाद किंग्स यहाँ पे अपने डिसेबल से पूछते हैं कि तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी। वहीं पे साउजन उन लोगों से पूछता है कि जरा मुझे ये बताओ वैंग फैमिली और ये इंटरनल लाइफ सेक्ट और साथ ही में वैन फैंग सेक्ट के साथ क्या मैटर है। इंटरनल लाइफ सेक्ट यानी कि ताइजो सेक्ट।
जिस पे लिन यहाँ पे साउजॉन को बताती है कि जब उन लोगों ने यहाँ पे किन फैमिली को एलिमिनेट किया था तब यहाँ पे उनको वैंग फैमिली की डिसेपल्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वहाँ पे सुहान और बाकी लोगों को जाने देगी और खुद पीछे रुकेगी। वहाँ पे वैंग फैमिली का जो यंग मास्टर था उसने यहाँ पे लिन को 1v1 के डुअल के लिए चैलेंज किया। ऑफ कोर्स लिन जीत गई, लेकिन उसने ये चीज मानने से इनकार कर दिया और अपने दोस्तों से बोला कि इसे चारों तरफ से घेर लो। लिन ने पहले यहाँ पे तैयारी कर रखी थी, उसने पहले एक फॉर्मेशन वहाँ पे सेट कर रखी थी, इसलिए जैसे ही बाजी उसके हाथ में आए उसने तैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वैंग फैमिली की डिसेपल्स का बंटाधार हो गया। तभी लिन ने देखा कि यहाँ पे इंटरनल लाइफ के सेक्ट के डिसेपल्स भी छुपे हुए थे, तो फिर उसने शॉर्ट फॉर्मेशन को उनकी तरफ भी मोड़ दिया और उनका भी बंटाधार हो गया। इंटरनल लाइफ सेक्ट को यही लगा कि ये हमला यहाँ पे वैंग फैमिली ने किया है, इसलिए वो दोनों सेक्ट आपस में भिड़ने लगे। लिन ने सोचा यही बढ़िया मौका है, खिसक लेते और उसने तुरंत खिसक लिया वहां से और कुछ ही देर में वहाँ पे वैंग सेक्ट के डिसेपल्स भी आ गए। जिसके बाद यहाँ पे उसने उनको भी इसी चक्कर में लपेट लिया और दूसरी शॉर्ट फॉर्मेशन वहाँ पे सेट करके उनको भी लपेट दिया। ये एक तरीके से चेन रिएक्शन था कि जो आ रहा है पीला जा रहा है। साउजन उससे बोलता है सही नक्शे कदम पे चल रही हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैंग फैमिली का हेड ये सारी बात सुन के अपने डिसेबल को दोबारा मारता है कि साले दोबारा बेइज्जती करा दी। तो किन फैमिली का हेड अपने मन के अंदर सोचता है कि इन लोगों के पास स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन हमेशा ट्रिक्स रहती हैं, इसी की बदौलत ये लोग जीत पाए हैं। वहीं पे एम्बर हॉर्नमैन सेट की तारीफ करता है कि ये लोग सरप्राइजेस से भरे पड़े हैं। जिसके बाद भी यहाँ पे रिजल्ट्स को अनाउंस करता है सिर्फ हॉर्नमैन सेट ही है जो कि इस राउंड को जीता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर ऑफ कोर्स जाएंगे। इसके बाद जो बचे हुए सेक्ट हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से उन्हें यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर भेजा जाएगा। बेसिकली 9 यहाँ पे सेक्ट सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे जिनकी रैंकिंग बढ़िया है। इसके बाद सभी लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन दे दी जाती है कि कल वापस आना, कल हम लोग यहाँ पे सेकंड राउंड करेंगे। वहीं पे हम लोग वैंग फैमिली के हेड को देखते हैं और उसे लग रहा था कि साउजवान एक गली का चूहा है जिसको यहाँ पे थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, इसलिए वो साउजवान के ऊपर स्नीक अटैक करता है शॉर्ट एनर्जी से। तो साउजवान इजिली यहाँ पे उसको पहचान लेता है और वो इजिली यहाँ पे उसके अटैक को यहाँ पे न्यूलिफाई कर देता है, ये कहते हुए कि हीरो ना बनो नहीं तो यहीं पे ही नंगा कर दूंगा। जिसपे वैंग फैमिली का हेड आगे से मुंह ही बना पाता है और कुछ भी नहीं। वहीं पे हम लोग यहाँ पे जियान फैंग को देखते हैं और उसको यहाँ पे शॉर्ट एनर्जी महसूस हो गई थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे साउजवान की जो शॉर्ट मास्टरशिप है वो पिनाकल लेवल पे है। और जियान फैंग के ऊपर इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसने यहाँ पे शॉर्ट हार्ट इल्यूमिनेशन को यहाँ पे सक्सेसफुली सीख लिया है। और फिर राजू सेक्टर का लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि वाह मजा आएगा, ऐसा लगता है कि इस बार का डाउ ग्रैंड फेस्टिवल कुछ ज्यादा ही लवली होने वाला है।